नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं INIFS के पिछले 3 अटेम्प्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। जो मैं अभी शेयर करने वाला हूं, वो एग्ज़ाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ा देगा। अगर आपको लगता है कि आप कंसेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज मैं हर क्वेश्चन का एकदम सिंपल ब्रेकडाउन दूंगा और हर ऑप्शन को भी समझाऊंगा क्यों ये सही है या क्यों ये गलत है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर याद नहीं करना, बल्कि हर ऑप्शन का लॉजिक समझना है। जैसे एग्जाम में जब ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं, आज के सेशन के बाद आप उन्हें इजी एलिमिनेट कर पाओगे। लास्ट में मैं एक स्पेशल टिप भी दूंगा जो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। अब चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लाख, हाँ ये सही है, मोर देन 5 लाख। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 का जो हिसाब से अगर किसी बैंक का मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व 5 लाख से ज़्यादा होता है तो उसे स्केड्यूल बैंक को कहा जाता है। जैसे अगर एक नए बैंक का कैपिटल 6 लाख है तो वह स्केड्यूल बैंक बन सकता है, लेकिन अगर 4 लाख है तो नहीं बन सकता। मिनिमम पेड अप कैपिटल, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 1 करोड़ है, 5 करोड़ है तो ऑब्वियसली चलेगा, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी, अलाउड टू बॉरो फ्रॉम आरबीआई एट द रेपो रेट, तो ये गलत है क्योंकि सिर्फ स्केड्यूल बैंक को आरबीआई से रेपो रेट पे लोन मिलता है। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कह रहा है कि अलाउड टू बॉरो फ्रॉम आरबीआई एट द रेपो रेट, यह गलत है क्योंकि सिर्फ स्केड्यूल बैंक को आरबीआई से रेपो रेट पर लोन मिलता है, लेकिन यह कंडीशन स्केड्यूल बैंक बनने की नहीं होती। यहाँ पे स्केड्यूल बैंक बनने की कंडीशन कही जा रही है, ठीक है ना। तो पहले स्केड्यूल बैंक बनना जरूरी है, तभी जाके रेपो रेट पे बोरोइंग का बेनिफिट मिलेगा। तो एक बार हम समराइज कर ले क्या पॉइंट हमने डिस्कशन किया इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल बैंक बनने के लिए मिनिमम आपको 5 लाख का 5 लाख से ज़्यादा कैपिटल और रिजर्व होना चाहिए। और अगर कोई बैंक यह कंडीशन फुलफिल करता है तो उसका नाम आरबीआई के फर्स्ट स्केड्यूल में लिस्ट हो सकता है। स्केड्यूल बैंक को आरबीआई से रेपो रेट पर बोरोइंग का बेनिफिट मिलता है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो लिमिट है वो 5 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, राइट, ना कि स्केड्यूल बैंक के लिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, तो इसी प्रकार से दोस्तों प्रति क्वेश्चन में केवल आपको आंसर ही नहीं बताऊंगा, आपको मैं चारों ऑप्शन को समझाऊंगा और फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल भी करवाऊंगा। यही हमारा तरीका होता है इस क्वेश्चन आंसर सेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट दैट कैन बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। ऑप्शन ए कह रहा है 5000, गलत है। क्यों 5000 गलत है दोस्तों? देखिए, सिंपल सी बात है कि आरबीआई एक्ट में मैक्सिमम जो है डिनोमिनेशन 5000 नहीं है। हिस्ट्री में 5000 का नोट कभी इशू किया गया था, लेकिन अब अलाउड नहीं है। मैं आपको बता दूं, 1940s में 5000 का नोट सर्कुलेशन में था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने बड़ा डिनोमिनेशन डिसकंटिन्यू कर दिया। सही जवाब है इसका 10,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन नंबर 24 है, सेक्शन नंबर भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 24 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो है 10,000 तक हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करे तो देखिए, पहले जो है ना क्या होता था, मैं थोड़ा हिस्ट्री में ले चलता हूँ आपको कि ये जो 10,000 का जो नोट था वो ब्रिटिश एरा, तो ब्रिटिश एरा कब था? अब मैं फॉर एग्जाम्पल 1938, तो 1938 में क्या होता था, ब्रिटिश एरा में ये इशू किया गया था। फिर 1994 में 1954 में री इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो पहले 1938 में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 1954 में ये री इंट्रोड्यूस हुआ और फिर जाके 1978 में डिमोनेटाइजेशन के टाइम विड्रॉ कर दिया गया। तो अभी का जो सिनेरियो है, इस टाइम पे जो मैक्सिमम तो आप जानते ही ये 500 है। फिर कह रहा है 20,000, तो ये भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन 15,000 भी गलत है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखना है आपको, सेक्शन नंबर 24, ये याद रखिए। तो सेक्शन नंबर 24 है हमारा आरबीआई एक्ट, इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो है 10,000 तक हो सकता है। भारत में 10,000 का नोट पहले इशू किया गया था, लेकिन 1978 में 1978 में विड्रॉ कर दिया गया। आज के टाइम पे 500 रुपया सबसे बड़ा नोट है जो सर्कुलेशन में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते रहेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है कि व्हाट डज द सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट। सप्लाई कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे इकोनॉमिक्स में, ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए ऑप्शन वाइज ऑप्शन बात करते हैं। व्हाट डज द सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट इन एन इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो गलत है, बिकॉज क्योंकि यह डिमांड कर्व का कंसेप्ट है, सप्लाई कर्व का नहीं। जैसे मान लीजिए कोई चॉकलेट है, वो मान लीजिए कि 10 रुपये में बिक रही है और उसका प्राइस मान लीजिए 20 हो जाए, 10 की जगह कितना हो जाए, 20 हो जाए, ठीक है। तो लोग कम चॉकलेट खरीदेंगे। तो यह डिमांड कर्व का कंसेप्ट है, न कि सप्लाई कर्व का।
फिर ऑप्शन नंबर बी कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड। हाँ बिल्कुल सही बात है। सप्लाई कर्व दिखाता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने पर प्रोड्यूसर उसको कितना सप्लाई करेगा। मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में 50 रुपये में 100 शर्ट, 50 रुपये में जो है 100 शर्ट जो है बनती है और मार्केट प्राइस 100 हो गया, राइट। 50 की जगह मान लीजिए मार्केट प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया, तो क्या होगा, तो फैक्ट्री ज़्यादा शर्ट बनाएगी ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। तो इसलिए दोस्तों नियम क्या है कि जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, अभी फैक्ट्री में 50 शर्ट बन रहा है, सॉरी 50 रुपये में शर्ट बन रहा है तो 100 शर्ट बनता है। अब मान लीजिए 100 रुपया हो गया प्राइस शर्ट का, तो फैक्ट्री क्या करेगी, ज़्यादा शर्ट बनाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा प्राइस उतना ज़्यादा सप्लाई। तो ये होता है हमारा सप्लाई कर्व। आप सप्लाई कर्व को भी देखेंगे भी ना तो ऐसा आपको लीनियर कर्व दिखेगा, ठीक है, प्राइस और सप्लाई के बीच में। प्राइस हमारा वाई एक्सिस पे, सप्लाई हमारा क्वांटिटी सप्लाई हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी कर रहा है ये सही है। ऑप्शन सी कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल। अब ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि डिमांड का कंसेप्ट होता है, ये सप्लाई का कंसेप्ट नहीं है। तो अगर मैंगो का प्राइस मान लीजिए 100 रुपया पर केजी है, मान लीजिए मैंगो का प्राइस है 100 रुपीज़ पर केजी, अब ये घटकर मान लीजिए 50 रुपीज़ पर केजी हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, तो ज़्यादा लोग मैंगो खरीदेंगे क्योंकि प्राइस कम हो गया है ना, प्राइस आधा हो गया तो नंबर ऑफ मैंगोज विल इंक्रीज। लेकिन सप्लाई कर प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से होता है, कंज्यूमर के नहीं होता। और उसके बाद ऑप्शन डी कर रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड्स एट वेरियस प्राइस लेवल। तो ये गलत है क्योंकि सप्लाई कर्व कॉस्ट नहीं बल्कि प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है ना। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि दोस्तों अगर एक मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लीजिए 10,000 रुपया है तो सप्लाई कर्व उस कॉस्ट से रिलेट करता है, रिलेट नहीं करता। मतलब आपने मोबाइल फोन का जो कॉस्ट है, मान लीजिए मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, किसी मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लीजिए 10,000 है, तो सप्लाई कर्व उस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करता, राइट, बल्कि मार्केट में उसका प्राइस और प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करेंगे उससे उसको रिलेशन दिखाता है। तो फ्रेंड्स यदि हम समराइज कर लें इस फैक्ट को, हमने देखा कि जो हमारा सप्लाई कर्व है वो दिखाता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच का रिलेशन क्या होगा। प्राइस बढ़ने पर प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करते हैं ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। और डिमांड कंज्यूमर कर्व का होता है, कंज्यूमर्स का होता है, सप्लाई कर्व प्रोड्यूसर का होता है। सिंपल सी बात है, डिमांड कर्व कंज्यूमर का, सप्लाई कर्व प्रोड्यूसर का, और प्रोडक्शन कॉस्ट का सप्लाई कर्व से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गलत है। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया दोस्तों कि सप्लाई कर्व का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक थोड़ा सा मैं इसे इधर जूम कर लूँ, वेट अ मिनट, ओके ये हाँ ठीक है अब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंशियल थ्योरी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मनी डिमांड। बहुत अच्छा सवाल है, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और मनी डिमांड से रिलेटेड है। हर एक ऑप्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है, सवाल यह है कि इनमें से कौन सा कथन सही है एलपीटी के रिगार्डिंग और जो फैक्टर हमारे मनी डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हायर नॉमिनल इनकम लीड्स टू लोअर डिमांड फॉर मनी। क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो ये गलत है क्योंकि दोस्तों जब इनकम बढ़ती है ना तो लोगों की ट्रांजैक्शन भी बढ़ती है। सिंपल सा बात है, द रीजन इज क्वाइट सिंपल। वेन एवर इनकम इंक्रीज देन व्हाट हैपन, ट्रांजैक्शन ऑल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन ट्रांजैक्शन इंक्रीज इसका मतलब है कि ज़्यादा मनी की जरूरत होती है, राइट। लोगों की ट्रांजैक्शन भी बढ़ी, इट मीन्स दैट ज़्यादा मनी की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी मान लीजिए कि 50,000 से लेकर 1 लाख हो गया, अभी 50,000 सैलरी है, अब बढ़कर 1 लाख हो गया, ठीक है। तो आप ज़्यादा खरीदी करेंगे, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, इसका मतलब कि मनी डिमांड बढ़ती है, कम नहीं होती। तो यहाँ क्या कर रहा है कि नॉमिनल इनकम बढ़ने से डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि हायर इंटरेस्ट रेट इंकरेज होल्डिंग मोर मनी इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा। समझिए ये गलत है क्योंकि दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, समझिए जब इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ता है तो क्या होता है, लोग मनी को कैश में रखने की जगह बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफडी, बैंक का जो एफडी है वो इंटरेस्ट रेट 4% से लेकर 8% हो गया, अभी 4% था, एफडी का रेट 8% हो गया। तो लोग कैश रखने की जगह एफडी या बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनको एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, है ना। तो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ज़्यादा लोग कैश होल्ड करेंगे, तो ये गलत है ना। व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स बॉन्ड प्राइस ऑल्सो फॉल। अब ये क्या लगता है आपको, ये भी गलत है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो बॉन्ड का प्राइस एक्चुअली बढ़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड का प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट से, राइट। जैसे मान लीजिए सोचिए आपके पास एक पुराना बॉन्ड है जो 8% रिटर्न देता है, अगर नए बॉन्ड सिर्फ 6%
4% इंटरेस्ट देने लगे तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पुराने वाले बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट घटने से क्या होता है, बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है, आपका बॉन्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द बॉन्ड होल्डिंग बिहेवियर। दिस इज करेक्ट, ठीक है। वाई इट इज करेक्ट, बिकॉज लोग बॉन्ड खरीदने या बेचने का डिसीजन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट के एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर लेते हैं। अगर लोगों को लगता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है तो लोग अभी बॉन्ड खरीदेंगे ताकि उनका वैल्यू फ्यूचर में बढ़ सके। अगर उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वो बॉन्ड बेच देंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। कौन सा सही है ये पूछा गया था, रेस्ट 3 आर इनकरेक्ट। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि ज्यादा नॉमिनल इनकम का मतलब है ज्यादा मनी डिमांड होती है, कम नहीं। दूसरी बात क्या, हाई इंटरेस्ट रेट पर लोग कैश रखने की जगह बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी बात क्या, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। और चौथा पॉइंट हमने क्या देखा कि फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन लोगों के बॉन्ड होल्डिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो INIFS है ना, इसका चारों पेपर अवेलेबल है, यानी 2023 का मई वाला, फिर 2023 का अपना अक्टूबर वाला, 2024 का मई और अक्टूबर, दोनों का चारों पेपर अवेलेबल है। इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। हमारा एक PDF कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नंबर शो कर देता हूँ। तो ये जो नंबर नीचे आप देख रहे हैं इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक आपको नॉमिनल फी 200 रुपीज़ पे करना है, जिसमें आप PDF कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको JIV से रिलेटेड किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF वीडियोज, मॉक टेस्ट, क्विक रिवीजन कैप्सूल, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRB एंड SFB। मतलब RRB और SFB को छोड़ दिया जाए तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट कितना है कमर्शियल डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का, विथ 20 ब्रांचेज इन, इसके बाद 20 से ऊपर ब्रांच है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए तो पहला ऑप्शन कर रहा है 18% ऑफ ANBC या CUB। अब ये गलत है। देखिए आपको 18% के जो आप जब भी 18% दिखे ना तो आपके दिमाग में एग्रीकल्चर आना चाहिए, है ना। आप इतना बार PSL पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो 18% है इसका टारगेट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए होता है ना। इट इज़ नॉट फॉर इंटायर PSL, राइट। सो ये एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बैंक को इंश्योर करना पड़ता है कि 18% लोन एग्रीकल्चर और फार्मर के लिए दिए जाएँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले बताऊँ, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल क्रॉप लोन, राइट, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप लोन, राइट। जैसे मान लीजिए फार्म मशीनरी है, फॉर एग्जांपल फार्म मशीनरी, राइट। सो बैंक हैज़ टू इंश्योर दैट 18% लोन शुड बी गिवन टू एग्रीकल्चर, फार्मर, क्रॉप लोन, फार्म मशीनरी, इरिगेशन एक्सेट्रा। नाउ ऑप्शन नंबर बी से 40%, यस इट इज़ करेक्ट। क्योंकि दोस्तों कमर्शियल बैंक और 20 से ऊपर ब्रांचेस वाले फॉरेन बैंक का PSL टारगेट 40% होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक एज वेल एज दोज बैंक विच हैव फॉरेन बैंक विथ 20 ब्रांचेज एंड अबव, द टारगेट इज हाउ मच, देयर टारगेट इज 40%। फॉर एग्जाम्पल, अगर let's suppose that a bank has ANBC, adjusted net bank credit of 1000 crore. Let's take an example. Suppose that a bank has ANBC of 1000 crore, right? So for what is 40% of 1000 crore? It is nothing but 400 crore. So for those bank, 400 crore should be allocated PSL sector, should be allocated to PSL सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेक्टर, राइट। जैसे कि एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट क्रेडिट। समझ में आया। तो ANBC यदि 1000 करोड़ है तो 400 करोड़ इनको PSL सेक्टर में देना पड़ेगा। ये इनका PSL का टारगेट है। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है 7.5%, ये गलत है। देखिए 7.5% के बारे में आपको बता दो, आपको पता होना चाहिए कि MSME का टारगेट है। दिस इज द टारगेट फॉर MSME। MSME का माइक्रो इंटरप्राइज के लिए होता है, ना कि टोटल PSL का। यानी जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं या लोकल किराना स्टोर है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है, जो माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर आते हैं, उनको मिनिमम 7.5% लैंडिंग मिलती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर डी 12%, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज STSC बोरोवर सेल्फलेस, ये जो है ना PSL टारगेट वीकर सेक्शन के लिए होता है 12% का, राइट। STSC बोरोवर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG जानते होंगे आप, लो इनकम फार्मर, ठीक है। तो देखिए हम केवल ऑप्शन सही आंसर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बाकी जो 7.5 है, 12 है, वो किसका किसका है। दिस इज हाउ वी शुड लर्न, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जो 40% PSL टारगेट होता है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और 20 से ऊपर ब्रांचेज वाले का होता है। 18% जो हमारा PSL टारगेट है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। 7.5% जो PSL टारगेट है वो माइक्रो इंटरप्राइज के लिए है और 12% PSL टारगेट वीकर सेक्शन के लिए है। तो आपको एग्जैक्ट टारगेट सभी सेक्शन का पता होनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज द टारगेट फॉर एवरी सेक्शन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लेट मी शो यू दैट व्हाट डज द 100% ऑटोमेटिक FDI, जस्ट वेट अ मिनट, व्हाट डज द 100% ऑटोमेटिक FDI इन टेलीकॉम सर्विस सेक्टर इम्प्लाई, राइट। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। तो अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट MCQ जो बता रहा है आपसे कि जो 100% ऑटोमेटिक FDI है टेलीकॉम सर्विस में, इससे रिलेटेड है। चलिए इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल टू इन्वेस्ट इन टेलीकॉम सर्विसेज।
गलत है, क्योंकि 100% ऑटोमेटिक एफडीआई इन्होंने दे रखा है ना। इसका मतलब है कि किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक यूएस बेस्ड कंपनी भारत में टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो परसेंटेज वाला कंसेप्ट है ना कि कितना परसेंटेज अलॉट है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था। आप यदि ट्रिक जानना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप वो ट्रिक जानना चाहती है। अब वो ट्रिक आपको बता दो ना तो आपको वो जो बुक में पेज दिया हुआ है 2 पेज में कवर्ड है ये एफडीआई का कितना परसेंटेज है, तो आपको रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। एक सिंपल ट्रिक है जिसके माध्यम से आप उसको याद रख सकते हैं। प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, या आप लिख दीजिए ट्रिक लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा, मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए जारी रखते हैं अपने डिस्कशन को। तो मैं आपको ये बताया कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या देखा आपने कि गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी से इन दैट फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट अप टू 100% इन टेलीकॉम सर्विस विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। बिल्कुल सही बात है। 100% ऑटोमेटिक एफडीआई का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के टेलीकॉम सेक्टर में पूरा 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई जापानीज टेलीकॉम कंपनी है, वो भारत में अपनी 100% ऑनरशिप के साथ एक नया टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, राइट। सो दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू टेलीकॉम बिजनेस 100% ऑनरशिप। सो वो बिना किसी रुकावट के डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो ये बी नंबर सही है। सी कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर कैन ओनली इन्वेस्ट अप टू 50% इन टेलीकॉम सेक्टर। ये भी गलत है, क्योंकि पहले टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई का लिमिट रिस्ट्रिक्टेड था, पर अब इसे 100% कर दिया गया है। एंड ऑप्शन नंबर डी सेज दैट एफडीआई इन टेलीकॉम सेक्टर इज रिस्ट्रिक्टेड। नो, दिस इज रॉन्ग, राइट। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन से कि 100% ऑटोमेटिक एफडीआई का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में पहले रेजिस्ट्रेशन हुआ करता था, अब 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और एफडीआई से नए प्लेयर मार्केट में आते हैं जो कंपटीशन बढ़ाता है और सर्विसेज इंप्रूव होती हैं। तो यदि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अगला सवाल भी हमारा एफडीआई सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एफडीआई सेक्टर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज एफडीआई लिमिट ऑफ 100%? किसका एफडीआई लिमिट 100% है अंदर ऑटोमेटिक रूट? चलिए, तो ऑप्शन नंबर एक आ रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये गलत है, क्योंकि इसमें 74% ही ऑटोमेटिक है। क्योंकि दोस्तों अगर 74% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना हो तो गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक देखिए दो तरीका होता है, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है गवर्नमेंट। तो एफडीआई का 2 तरीका होता है। तो यदि आपको 74% से ज़्यादा का स्टेक लेना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। दैट इज व्हाट दैट इज। जैसे मान लीजिए अगर एक फॉरेन कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना चाहे तो 74% तक बिना अप्रूवल का इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर 100% ऑनरशिप चाहिए तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर बी कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस। दिस इज रॉन्ग। तो व्हाट अबाउट ऑप्शन ए? ऑप्शन ए वाज आल्सो रॉन्ग, राइट। 100% एफडीआई कर रहा है। देखिए ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है ना कि जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग है जैसे कि टीवी चैनल, न्यूज़ मीडिया, इसमें 100% एफडीआई ऑटोमेटिक से अलाउड नहीं है, तो गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है। तो अगर कोई फॉरेन मीडिया कंपनी भारत में न्यूज़ चैनल या एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहे तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। देन अपलिंकिंग डाउन लिंकिंग टीवी चैनल। सो दिस इज बिल्कुल करेक्ट, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। वाई? बिकॉज यू नो इसके लिए 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। मतलब कि अगर एक फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी भारत में अपना टीवी चैनल लॉन्च करना चाहे तो वो बिना किसी गवर्नमेंट, देखिए ब्रॉडकास्टिंग अलग चीज़ होता है, टीवी अलग चैनल होता है। तो यदि कोई फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी भारत में टीवी चैनल लॉन्च करना चाहे तो बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का 100% इन्वेस्ट कर सकता है। एंड ऑप्शन नंबर डी से एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। आई थिंक दिस इज करेक्ट बिकॉज एक बार मैं आपको चेक करके बताता हूँ। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में मुझे लगता है 100% नहीं है, राइट। लेट मी चेक इट वंस मोर, देन आई विल टेल यू in the comment section. Now which of the following was not a key recommendation of the नरसिम्हन कमेटी? ये नरसिम्हन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हन कमेटी 1992 का जो रिफॉर्म्स था उसमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है, ये पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म। नॉट, यहाँ पे नॉट वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए से इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, ये बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ करेक्ट बट नॉट द आंसर, राइट। सो सी नॉट, ये सही है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म आया, क्योंकि दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप जानते होंगे, यू शुड नो अबाउट दिस CAR जिसको बोलते हैं, वी कॉल इट CAR, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब कि हर बैंक के पास एक सर्टेन परसेंटेज का कैपिटल होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे। एवरी बैंक शुड हैव सर्टेन परसेंटेज ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैपिटल टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो बेसल नॉर्म्स के बेसिस पर इंडियन बैंक के लिए यह रूल इंप्लीमेंट किया गया। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर मान लीजिए एक बैंक जो है
100 करोड़ का लोन देती है, इफ अ बैंक गिव 100 करोड़ लोन, राइट, सो उसको एक मिनिमम कैपिटल रिजर्व रखना पड़ेगा जिससे कि रिस्क मैनेज हो सके और बैंक डिफॉल्ट ना करे। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीआरटी। सी ये बिल्कुल सही है, इस कमेटी ने बैड लोन रिकवर करने के लिए डीआरटी बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। डीआरटी का काम था कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फास्ट ट्रैक रिकवरी प्रोसेस प्रोवाइड करना। अगर मान लीजिए किसी बिजनेस ने बैंक से लोन लिया और रिपे नहीं किया तो बैंक डीआरटी में केस फाइल कर सकता है और जल्दी रिकवर करवा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है नेशनलाइजेशन ऑफ मोर बैंक। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज आवर आंसर। व्हाई यू नो, बिकॉज नरसिम्हन कमेटी का फोकस बैंकिंग रिफॉर्म पे था, ना कि बैंक नेशनलाइज करने पे। इसके कॉन्ट्ररी कमेटी ने यह कहा कि बैंक को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और उसको एफिशिएंटली चलना चाहिए। तो 1970 में आपको पता होना चाहिए, ये उल्टा कहा था इन्होंने, नेशनलाइजेशन के अपोजिट कहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1970s में ऑलरेडी बैंक नेशनलाइज हो चुके थे, इसलिए और बैंक नेशनलाइज करना जरूरी नहीं था, है ना। आपको पता होगा 1970s और 1980s में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट बैंक को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया, लेकिन 1992 में ये कमेटी आया था। कब आया था? 1992 में। तो 1992 में कमेटी का कहना था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए इंस्टेड ऑफ नेशनलाइजिंग मोर बैंक। एंड ऑप्शन नंबर डी से डीरेगुलेशन ऑफ लैंडिंग रेट। यस, दिस वाज आल्सो रिकमेंडेशन। सही बात है, कमेटी ने लैंडिंग रेट डीरेगुलेट करने की रिकमेंडेशन दी थी। इसका मतलब था कि बैंक को इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए ताकि कंपटीशन बढ़े और बोरोवर को बेनिफिट मिले। फॉर एग्जांपल आरबीआई, पहले क्या होता था कि आरबीआई हर बैंक का इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था, लेकिन डीरेगुलेशन के बाद बैंक अपने कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पर रेट डिसाइड करता है। तो एक बार हम समराइज कर ले फैक्ट को, हमने क्या तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो लेट्स समराइज वंस मोर। सो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बैंक फाइनेंशियली स्टेबल रहे। डीआरटी बनाया गया ताकि बैंक फास्ट ट्रैक लोन रिकवरी कर सके। बैंक और नेशनलाइजेशन कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं थी, इसलिए बैंक का नेशनलाइजेशन कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं थी और लैंडिंग रेट को डीरेगुलेट करने का सजेशन दिया गया ताकि कंपटीशन बढ़े। आई होप आपको मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा नरसिम्हन कमेटी 1 के रिगार्डिंग। एंड आपसे इससे कोई सवाल पूछा भी जाए तो आप इसको कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। चलिए अब मैं आपको नरसिम्हन कमेटी 2 की ओर ले चलता हूँ और यहाँ पे सवाल ही है कि विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था नरसिम्हन कमेटी 2 का? आइए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेइंग नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक। व्हाट डू यू थिंक, वाज द नेशनलाइजेशन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? गलत, क्योंकि दोस्तों 1998 में कोई नए बैंक नेशनलाइज करने का प्लान नहीं था। इसके कॉन्ट्ररी नरसिम्हन कमेटी 2 का फोकस बैंकिंग सेक्टर को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाना था। तो आपको पता होगा एक चीज़ कि 1970s में, है ना, 14 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उसको नेशनलाइज हुए थे और फिर 1980s में भी कुछ और बैंक नेशनलाइज किए गए, लेकिन 1998 में ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दिस इज करेक्ट एंड दिस वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कमेटी का मेन फोकस यही था कि बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म हो चुके हैं उनका रिव्यू करना और फाइनेंशियल सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो यह कमेटी पहले वाले रिफॉर्म का एनालिसिस करके नए रिकमेंडेशन देने के लिए बनी थी। इसमें बैंकिंग सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए नए सजेशन दिए गए। तो अगर कोई कंपनी नए रूल इंप्लीमेंट करती है तो कुछ टाइम बाद उनको रिव्यू भी करना पड़ता है, क्या सही चल रहा है और क्या नहीं। तो नरसिम्हन कमेटी 2 का भी यही काम है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी का है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी डिनोमिनेशन। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कमेटी का कोई भी रोल करेंसी डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस करना में नहीं था। करेंसी का नया नोट्स और डिनोमिनेशन का डिसीजन आरबीआई और गवर्नमेंट लेते हैं, कोई बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी नहीं लेती है ना। जब 2016 में आपको पता होगा 5000 और 2000 के नए नोट्स आए थे तो यह गवर्नमेंट और आरबीआई का डिसीजन था, किसी बैंकिंग कमेटी का डिसीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी का है मर्जिंग और आरआरबी टू अ सिंगल एंटिटी। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि सारे आरआरबी को एक ही बैंक में मर्ज कर दिया जाए, राइट। ऐसा कमेटी ने रिकमेंडेशन नहीं किया था, लेकिन कमेटी ने सजेस्ट किया था कि आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। क्योंकि दोस्तों आज भी इंडिया में मल्टीपल आरआरबीज हैं, इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उनको एक ही बैंक में मर्ज नहीं किया गया है ना। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि नरसिम्हन कमेटी 2 का फोकस था बैंकिंग रिफॉर्म का रिव्यू करना और फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। प्राइवेट बैंक के नेशनलाइजेशन कोई टारगेट नहीं था, तो इसलिए हमारा सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग? नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीति आयोग स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट का सही है रिगार्डिंग इट? इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है इट वाज पब्लिश्ड इन December 28 एंड कवर 41 क्रिटिकल एरियाज। वेरी गुड, वेरी नाइस, इट इज़ करेक्ट। क्योंकि दोस्तों नीति आयोग ने यह स्ट्रेटजी दिसंबर 2018 में लॉन्च की थी, राइट। और इस डॉक्यूमेंट में 41 इंपॉर्टेंट एरिया कवर किए गए थे जो कि भारत को 2022 से लेकर 2023 तक
राइट, एक नए डेवलपमेंट लेवल तक ले जाने का टारगेट रखता है। तो इसमें इसका मेन गोल है इंडिया को न्यू इंडिया बनाने का, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट में स्ट्रांग हो। तो इंडिया को क्या बनाने का? न्यू इंडिया बनाने का, राइट। चलिए, तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपने 5 ईयर ग्रोथ प्लान बनाती है, वैसे ही यह स्ट्रेटजी बनाई गई ताकि भारत जो है 2022-23 तक रैपिड डेवलपमेंट कर सके। ऑप्शन नंबर बी सेइंग द स्ट्रेटजी एक्सक्लूड एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट एंड फोकस ओनली ऑन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटजी को सिर्फ गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के लिए नहीं बनाया गया। नीति आयोग ने एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री लीडर, सिविल सोसाइटी के लोगों का सजेशन भी लिया। इसका एम था कि डिफरेंट स्टेक होल्डर के आइडियाज इंक्लूड किए जाए ताकि एक बैलेंस पॉलिसी बन सके। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई बड़ी प्लानिंग सिर्फ एक इंसान नहीं करता बल्कि टीम का कंट्रीब्यूशन होता है, वैसे ही यह स्ट्रेटजी मल्टीपल एक्सपर्ट के इनपुट के साथ बनाई गई। ऑप्शन नंबर सी इज सेइंग द डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 4 सेक्शन थे। क्या क्या था मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइवर था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूछा जा सकता है ना, ड्राइवर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था और इकोनॉमी था, नहीं इकोनॉमी नहीं था, इंक्लूजन था। क्या था? इंक्लूजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंक्लूजन था और लास्ट था गवर्नेंस, राइट। दिस वेर द 4th सेक्शन, राइट। इंक्लूजन का मतलब है डेवलपमेंट सबके लिए, है ना, रिच हो, पुअर हो, रूरल हो, अर्बन हो, सब इंक्लूडेड हो। तो अगर एक स्कूल सिलेबस को सिर्फ मैथ और साइंस में डिवाइड करें और इंग्लिश ना इंक्लूड करें तो यह इनकम्प्लीट होगा। वैसे ही डॉक्यूमेंट सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया। ऑप्शन नंबर डी सेज दैट इट सेट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द ईयर 2030। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इसका टारगेट ईयर 2030 नहीं बल्कि 2022-2023 था, मतलब 22-23 का टारगेट था, राइट। तो इसका नाम क्या रखा गया? न्यू इंडिया @75, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी तक गोल अचीव करना चाहता था। और दोस्तों 2030 के लिए आपको पता होगा एक अलग टारगेट है जो कि SDG का टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट दिए गए हैं जो ग्लोबली फॉलो होते हैं। तो जैसे कोई स्टूडेंट अपना एग्जाम प्रिपरेशन 6 महीना का गोल के साथ करता है और एक अलग 5 साल का कैरियर प्लान बनाता है, तो वैसे ही यह स्ट्रेटजी का टारगेट शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म नहीं। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि नीति आयोग ने दिसंबर 2018 में न्यू इंडिया @75 स्ट्रेटजी लॉन्च की थी। यह 41 क्रिटिकल एरिया कवर करता है जो कि भारत को 2022-2023 तक डेवलप करने का गोल रखता है। स्ट्रेटजी बनाने में एक्सटर्नल एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री लीडर भी इन्वॉल्व थे और डॉक्यूमेंट को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। आपको ये पता होना चाहिए, दिस वेयर द 4 सेक्शन इन विच दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन डिवाइडेड। सो दैट इज ऑल अबाउट न्यू इंडिया @75। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुअल रिफॉर्म और पॉलिसी मेजर इंट्रोड्यूस एट द पार्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड लिबरलाइजेशन एफर्ट। चलिए, बहुत सा सवाल है। सो लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन। तो बेसिकली इंडियन के फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन एफर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए का रहा इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। सो ऑप्शन नंबर ए इज दैट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म इन द बैंकिंग सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म का मतलब है कि बैंक के पास एक मिनिमम कैपिटल रिजर्व होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल रिस्क हैंडल कर सके, राइट। आपको पता होगा आफ्टर 1991 के बाद क्या हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया कि बैंक को बेसल नॉर्म फॉलो करनी चाहिए, राइट। तो बैंक को कौन सा नॉर्म फॉलो करना चाहिए? बेसल नॉर्म फॉलो करना चाहिए। ये नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया। इसका मेन पर्पस था कि बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सके और डिफॉल्ट होने का रिस्क कम हो, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कंपनी अपनी सैलरी एम्प्लॉय को तभी दे सकती है ना जब उसके पास सफिशिएंट कैश रिजर्व हो, वैसे ही बैंक को भी एक फिक्स कैपिटल मेंटेन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी का रहा इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट टू इंश्योर क्रेडिट फ्लो टू द अनडिजर्व सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों PSL टारगेट का मतलब ये है कि बैंक को कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को लोन देना कंपलसरी होता है। इसका पर्पस है मार्जिनलाइज्ड और अनडिजर्व्ड लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटी को पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी का रहा है लिबरलाइजेशन ऑफ FDI नॉर्म्स सच एज परमिटिंग 100% ऑटोमेटिक रूट इन सर्टेन सेक्टर लाइक टीवी ब्रॉडकास्टिंग। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दोस्तों इंडिया ने लिबरलाइजेशन के बाद अपनी FDI पॉलिसी को ओपन किया जिसमें कई सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक रूट अलाउ किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, राइट। तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ई-कॉमर्स है और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, उसमें FDI के रूल रिलैक्स किए गए। इसका मेन पर्पस था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, पर अब कई सेक्टर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। एंड ऑप्शन नंबर डी सेज मैंडेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी फॉर डिटरमाइनिंग बैंक इंटरेस्ट रेट। दिस इज गलत और यही हमारा सही जवाब है। बिकॉज यू नो दैट लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई के बीच के रिलेशन को समझाती है, लेकिन यह थ्योरी को कभी भी बैंकिंग सिस्टम के में मैंडेटरी पॉलिसी के रूप में इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इंडिया में बैंक इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन RBI के मॉनेटरी पॉलिसी टूल जैसे कि CRR, SLR, रेपो रेट,
हाँ, और मार्केट डिमांड सप्लाई के बेसिस पर होता है, ना कि सिर्फ किसी इकोनॉमिक थ्योरी के बेसिस पर। जैसे कोई क्रिकेट टीम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके हर मैच नहीं जीत सकती है ना, उसको हर कंडीशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। वैसे ही इंटरेस्ट रेट का डिसीजन मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म है वो बैंकिंग सिस्टम के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंट्रोड्यूस किए गए, और जो PSL है यानी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है, इसका पर्पज है कि सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर को बैंक लोन मिलेंगे। और जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है उसके वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, राइट, पर यह बैंकिंग इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने के लिए मैंडेटरी पॉलिसी नहीं बना है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं हमारे ऑप्शन नंबर ये इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट रेगुलेटेड बाय RBI बट इंस्टेड फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर रेगुलेटरी बॉडी। कौन RBI किसे रेगुलेट नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन ए कर रहा है वेंचर कैपिटल फंड। हाँ, देखिए ये RBI के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, ये हमारा सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों वेंचर कैपिटल फंड का काम होता है नए स्टार्टअप और बिजनेस को फंडिंग देना। तो यह बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं होते, इसकी वजह से इनको रेगुलेट करने का काम RBI नहीं करता, इनको सेबी करता है ना, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि आप एक नए बिजनेस के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं तो वेंचर कैपिटल फंड से आपको फंडिंग मिल सकती है, और यह काम सेबी के अंदर आती है, ना कि RBI के अंदर। ऑप्शन नंबर बी का रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाँ, तो ये भी बात है, तो ये NHB रेगुलेट करता है। NHB जानते हैं ना आपको, NHB आप इससे जानते हो कि नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का काम लोगों को घर खरीदने के लिए लोन देना होता है। तो पहले ये NHB के अंदर आते थे, लेकिन 2019 के बाद RBI ने HFC को भी अपनी डायरेक्ट रेगुलेशन में ले लिया है। हाँ, पहले आप देखिए पहले आता था NHB के अंदर, लेकिन 2019 के बाद ना इसको RBI ने अपने जुरिडिक्शन में ले लिया है। लेकिन RBI उनका डायरेक्ट सुपरविजन नहीं करता जैसे कमर्शियल बैंक का करता है, राइट। तो जैसे अगर आपको अपने सपनों का घर लेने के लिए लोन चाहिए तो आपको एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा, जो NHB और RBI के जॉइंट सुपरविजन में काम करता है। NHB भी देखता है और RBI ने भी देखता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी तो आपको पता ही होगा, इसको रेगुलेट करने के लिए एक अलग ही इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है RIDAI, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस कंपनी सही तरीके से ऑपरेट करे और कस्टमर को फ्रॉड से बचाया जा सके। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सब के सब जो है RBI के जुरिडिक्शन में नहीं फॉल करते हैं ना। तो वेंचर कैपिटल फंड को सेबी रेगुलेट करेगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को NHB और RBI रेगुलेट करता है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको रेगुलेट करने के लिए एक अलग ही इंस्टीट्यूशन है जिसे हम लोग बोलते हैं IRDAI। तो इस क्वेश्चन का मेन पसंद था कि जो प्रोडक्ट है उसको कौन रेगुलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम कोलेटरल फ्री लोन अमाउंट दैट इंडिविजुअल MSE कैन अप्लाई फॉर अंडर द CGT MSE? व्हाट इज CGT MSE? CGT MSE होता है हमारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल स्कीम। तो कितना मैक्सिमम कोलेटरल फ्री लोन अमाउंट अप्लाई कर सकता है? ऑप्शन ए कर रहा है 10 लाख, गलत। क्योंकि दोस्तों CGT MSE स्कीम के बारे में आपको समझा दो थोड़ा कि इसमें क्या होता है। इसमें 10 लाख तक का लोन भी दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 10 लाख तक नहीं है। यहाँ मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम कोलेटरल फ्री लोन, राइट। बिकॉज छोटी MSE को कोलेटरल फ्री फंडिंग देने के लिए CGT MSE स्कीम शुरू की गई है, जो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी एंटरप्रेन्योर को सिर्फ 10 लाख की जरूरत है तो वो भी CGT MSE के अंदर लोन ले सकता है बिना कोलेटरल दिए। 25 लाख भी गलत है, 25 लाख भी नहीं होगा, राइट। तो इसमें 25 लाख भी एक पॉसिबल लोन अमाउंट है, लेकिन CGT MSE स्कीम का मैक्सिमम लिमिट इससे ज़्यादा है, राइट। 50 लाख भी गलत है, सही जवाब है 1 करोड़, है ना। तो जो हमारा CGT MSE स्कीम है, इसके अंदर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज को 1 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। यह स्कीम नए और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ा सपोर्ट है, जिसे बिना किसी गारंटी के भी लोन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आप एक स्टार्टअप ले लीजिए, IT स्टार्टअप है, राइट। सपोज मान लीजिए कोई IT स्टार्टअप है, तो IT स्टार्टअप को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो भी बिना किसी कोलेटरल या थर्ड पार्टी गारंटी का CGT MSE स्कीम से ले सकता है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जो CGT MSE स्कीम है, इसका मकसद है नए एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट देना। इस स्कीम के अंदर 1 करोड़ तक का लोन बिना किसी कोलेटरल का दिया जाता है, और यह स्कीम MSE को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के। पॉइंट समझ में आ गया आपको? मेन पॉइंट जो था हमारा CGT MSE स्कीम का, यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ISEC स्कीम यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो ऑप्शन ए का रहा है टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन टू खादी इंस्टीट्यूशन, गलत। देखिए ISEC स्कीम जो था ना, ये डायरेक्टली कोलेटरल फ्री लोन नहीं देती, बल्कि खादी इंस्टीट्यूशन को बैंक से लोन लेने में मदद करती है ना, कोलेटरल फ्री लोन नहीं देती है। ये ऑप्शन नंबर ये गलत है। इट डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट कोलेटरल फ्री लोन, रादर इट हेल्प्स बैंक टू गेट खादी इंस्टीट्यूशन को बैंक से लोन लेने में मदद करती है,
राइट। खादी इंस्टीट्यूशन को बैंक से पैसा मिल सके, इसके लिए सरकार इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी देती है। तो जैसे मान लीजिए अगर एक खादी इंस्टीट्यूशन है, नए हैंडलूम मशीन लेने के लिए पैसा चाहिए इसे, तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो ISSE स्कीम की मदद से उस लोन पर इंटरेस्ट कम लगेगा, जिससे फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। ऑप्शन बी कर रहा है टू फैसिलिटेट बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड ब्रिज द फंडिंग गैप फॉर खादी इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, यही तो करता है, जिसका मेन पर्पज है खादी इंस्टीट्यूशन के लिए फंडिंग गैप को ब्रिज करना। जैसे मान लीजिए कि अगर एक खादी वीविंग सेंटर को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए और उसके पास फंड कम है, तो ISSE स्कीम उसे इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी देगी, जिससे उसका लोन अफोर्डेबल हो जाए। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है टू डायरेक्टली फंड खादी वर्कर विद सब्सिडी। ये गलत है, क्योंकि ISSE स्कीम डायरेक्टली खादी वर्कर को सब्सिडी नहीं देता, बल्कि इंस्टीट्यूशन को फंड अरेंज करने में मदद करती है। वर्कर को इनडायरेक्टली इसका फायदा मिलता है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन के पास पैसा होगा तो नए काम और नौकरियां बढ़ेंगी, है ना। तो ये बात है। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है टू प्रोवाइड ग्रांट टू खादी इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी रीपेमेंट। अब देखिए, एक ग्रांट स्कीम तो है नहीं ये, मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन का लोन वापस करना होता है ना, लोन वापस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि जो हमारा इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम है, इसका मकसद है खादी इंस्टीट्यूशन को बैंक से फंड अरेंज करने में मदद करना, और यह स्कीम डायरेक्टली खादी वर्कर या इंस्टीट्यूशन को ग्रांट नहीं देती। यह स्कीम इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे लोन लेना सस्ता हो जाता है, और खादी सेक्टर की फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो दोस्तों, चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन PM गति शक्ति के बारे में सही है ना, इस करेक्ट पूछा जा रहा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए तो सबसे पहले PM गति शक्ति को समझते हैं। ऑप्शन ए का राइट वाज लॉन्च इन द यूनियन बजट 22-23 बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या लगता है आपको, ये ऑप्शन क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। देखिए, PM गति शक्ति का जो अनाउंसमेंट है वो 2022-23 के बजट में आया था। इसका पर्पस था कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बनाना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर नया हाईवे बनाना है तो बजट में उसके लिए पैसा एलोकेट किए जाते हैं। तो PM गति शक्ति के अंदर हाईवे, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्पीड अप किया जाता है। तो ये सही स्टेटमेंट है ना। इट इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सो PM गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान है जो ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए बना है। ये इंश्योर करता है कि रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे एक साथ स्मूथली काम करें। सोचिए, अगर एक फैक्ट्री से माल ट्रक में जाए, फिर से सुनिए, अगर एक फैक्ट्री से माल ट्रक में जा रहा है और फिर रेलवे के थ्रू दूसरे स्टेट भेजना है, तो PM गति शक्ति इस प्रोसेस को सीमलेस और फास्ट बनाता है ना। तो ये भी सही बात है। इट इंटीग्रेट 16 मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग रेलवे एंड रोडवे। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, जो 16 अलग अलग मिनिस्ट्री को एक साथ इंटीग्रेट करता है। रेलवे, रोडवे, शिपिंग, एविएशन, पावर, दूसरे मिनिस्ट्री और अदर मिनिस्टर मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फास्टर एग्जीक्यूट करते हैं। पहले अगर एक रेलवे ट्रैक और हाईवे एक जगह क्रॉस कर रहे थे तो दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग प्लान होते थे, लेकिन अब PM गति शक्ति की वजह से प्लानिंग एक साथ होती है, जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन और टाइम सेविंग होता है। ऑप्शन डी का है ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। PM गति शक्ति का गोल है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड अप करना, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि PM गति शक्ति 2022-23 का जो बजट था उसमें लॉन्च किया गया। यह एक नेशनल मास्टर प्लान है, इसे इसको शॉर्ट में आप देखेंगे ना NMP भी बोला जाता है, नेशनल मास्टर प्लान है ना, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंप्रूव करता है, 16 मिनिस्ट्री को इंटीग्रेट करता है ताकि प्रोजेक्ट फास्ट और स्मूथली कंप्लीट हो। आप हमारे वीडियोस में देखेंगे ना, इसी प्रकार से सिंपल भाषा में आपको सभी चीजें समझाई जाती हैं, जिसके माध्यम से आप कम समय में अपना आउटपुट ज्यादा दे सकें। आपके पास समय तो ऑब्वियसली कम है ही है, तो आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करना होगा, आपको जो है इफेक्टिव रीडिंग चाहिए और अच्छा सा स्टडी मटेरियल चाहिए। अच्छा, 4 स्तंभ कौन सा है नीति आयोग का, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, चलिए उसे सवाल बराबर पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए का रहा है ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। बिल्कुल सही बात है, यही नीति आयोग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 पिलर्स कहे जाते हैं। देखिए, ड्राइवर मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किस पे फोकस करेगा, ग्रोथ पे फोकस करेगा, और किस पे फोकस करेगा, इनोवेशन पे फोकस करेगा, राइट। तो हर पिलर का एक स्पेसिफिक रोल है जो भारत के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे ओला हो गया, पेटीएम जैसे स्टार्टअप को सपोर्ट करना, नए बिजनेस आइडिया को इंकरेज करना, ये क्या होता है, ड्राइवर होता है ना। स्टार्टअप, न्यू इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया। फिर आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रॉन्ग फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ना। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये क्या है, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर का एक पार्ट है ना। फिर आता है हमारा इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है कि सभी लोगों तक डेवलपमेंट पहुंचाना, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, जैसे कि जनधन योजना जिसमें गरीब लोगों को भी बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड किया गया। फिर आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस अच्छे पॉलिसी डिसीजन लेना और इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। एग्जांपल के तौर पर आप DBT का ले सकते हैं। DBT जानते हैं ना आप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम का पैसा डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में जाता है। तो ये आपको समझ में आ रही है 4 स्तंभ क्यों है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है,
ऑप्शन नंबर ए। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि नीति आयोग के 4 ऑफिशियल पिलर होते हैं, ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस, है ना। तो ड्राइवर इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को सपोर्ट करेगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके एसएलआर के रिगार्डिंग, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रिगार्डिंग अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो देखिए, सबसे पहला चीज़ ये समझिए कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा सेक्शन 24 है, सेक्शन 24 जो बीआरए का है, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन नंबर 24 है, उसके अकॉर्डिंग एसएलआर का रेंज कितना, किस रेंज में एसएलआर को मेंटेन करना होगा भारतीय बैंक के द्वारा, राइट। और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द लिक्विड रिजर्व दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। चलिए, तो पहले ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैंक मस्ट मेंटेन एसएलआर बिटवीन 25 and 40% ऑफ देयर डीटीएल एंड विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो एसएलआर को समझिए आप। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये हमारे डिपॉजिट का वो परसेंटेज होता है जो कि बैंक को लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। कैसे रखना होता है? लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, राइट। अब देखिए, एक होता है हमारा डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसको हम लोग डीटीएल बोलते हैं। तो डीटीएल का मतलब जो पैसा बैंक जो है अपने कस्टमर से उधार लेती है, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे सेविंग हो गया, ठीक है, जैसे एफडी हो गया है, सेविंग एफडी, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। ये 2 चीज़ समझ में आया। अच्छा, तीसरा चीज़ है 25 और 40% का। तो देखिए, इसका मतलब कि बैंक को लिक्विड एसेट मेंटेन करना होता है, जैसे कि कैश हो गया, गोल्ड हो गया, अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ हो गया। अब आप पूछेंगे कि अनइंकम्बर्ड क्या होता है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अनइंकम्बर्ड का मतलब कि किसी तरह का लोन या ऑब्लिगेशन से फ्री होना, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन आप बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि बैंक मस्ट मेंटेन एग्जैक्टली एसएलआर एट 25% ऑफ देयर डीटीएल विच कैन ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एसएलआर 25% में फिक्स है नहीं, ठीक है। ये एक रेंज होता है और एसएलआर कोई कैश ही फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है। ये गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में भी होता है, इसलिए ऑप्शन बी तो हमारा गलत है। चलिए, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि बैंक एसएलआर 20 से 30% के बीच में मेंटेन करे अपने डीटीएल का, जो कि गोल्ड या अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्मेट में ही होगा। तो देखिए, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि एसएलआर का जो रेंज है ना, वो 20 से 30% नहीं है, रैदर ये 25% से 40% का रेंज है, ठीक है। और एसएलआर के अंदर कैश भी आता है, एसएलआर कैन इंक्लूड कैश, ठीक है। तो एसएलआर के अंदर कैश भी आता है, ना ही केवल गोल्ड और अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटी नहीं आएगा, ओके। इट कैन इंक्लूड कैश ऑल्सो। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बैंक मस्ट मेंटेन एसएलआर नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ देयर डीटीएल। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि एसएलआर जो है 25 से 40% के बीच में होगा, और 25% का कोई कैपिंग है नहीं यहाँ पे। और बैंक को कहा गया है कि वो अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ को होल्ड करे। अनइंकम्बर्ड का मतलब ही होता है कि फ्री फ्रॉम एनी डेप्ट और प्लेज। यहाँ पे बात की जा रही है इनकम्बर्ड सिक्योरिटी की, तो यही गलत है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि बैंक एसएलआर मेंटेन करेगी 25 से 40% में अपने डीटीएल का, जो कि कैश, गोल्ड या अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो एसएलआर एक तरह का सेफ्टी मेजर होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि बैंक के पास हमेशा बफर हो लिक्विड एसेट का, ताकि अपने लायबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशन को कवर कर सके। इसके अंदर कैश, गोल्ड, अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी ये सभी आते हैं, मतलब जो जिस एसेट में किसी लोन या ऑब्लिगेशन का टाई अप ना हो। और ये जो 25 से 40% का रेंज है, इसमें बैंकों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, और आरबीआई इस रेशियो को एडजस्ट करता है, डिपेंड करता है कि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है। यदि इकोनॉमी बूम कर रहा है तो आरबीआई एसएलआर को कम कर देती है, ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंड कर सके, और यदि इकोनॉमी को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है तो आरबीआई एसएलआर बढ़ा देती है। तो होपफुली एक्सप्लेनेशन से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा रिसीव किया गया हो, तो इनमें से कौन सा करेक्टली आइडेंटिफाई करता है जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके साथ जो इनकम एसोसिएटेड होते हैं। चलिए इसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, देख सकते हैं आप लैंड, राइट। सो देखिए, लैंड जो है, लैंड में आप क्या अर्न करते हैं? ऑब्वियसली रेंट अर्न करते हैं, क्योंकि जब कोई भी आपकी ज़मीन का एक हिस्सा यूज़ करेगा तो उसके लिए वो रेंट पे करेगा। फिर लेबर की यदि हम बात करें तो लेबर क्या अर्न करता है? लेबर वेजेज अर्न करता है, क्योंकि बेसिकली जो लोग काम करते हैं उनको पैसा मिलता है ना, तो या तो वो सैलरी होगा या वो आवरली पे होगा।
फिर यदि कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या अर्न करेगा, कैपिटल इंटरेस्ट अर्न करेगा। इसको समझिए कि कैपिटल वो पैसा है या वो इक्विपमेंट है जो कि बिजनेस में यूज़ किया जा रहा है। तो जब भी आप पैसा लैंड करते हैं तो आप ऑब्वियसली बात है आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। और यदि हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को मैनेज करते हैं और उनका रिवार्ड होता है प्रॉफिट यदि बिजनेस सक्सीड हुआ। तो अब ऑप्शन ए को जरा देखिए, पहला कह रहा है रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तो सही दिख रहा है। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है रेंट, कह रहा है कि लैंड से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। लेकिन लेबर को कह रहा है इंटरेस्ट, ये गलत हो गया क्योंकि इंटरेस्ट लेबर से आता है, ये तो गलत है। ठीक है, कैपिटल कह रहा है वेजेज, लेबर जो है वेज अर्न करता है ना कि इंटरेस्ट अर्न करता है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी की यदि हम बात करें तो देखिए लैंड को रिलेट कर रहा है लैंड अर्न वेजेज, ये कह रहा है कि लैंड जो है वेजेज अर्न करता है, लेकिन ये गलत है, लैंड रेंट अर्न करता है, राइट, वेजेस तो अर्न नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो ये कहता है कि लैंड प्रॉफिट अर्न करता है, ऑब्वियसली गलत है, लैंड हमेशा रेंट अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो आप देख सकते हैं कि सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिए जो भी हमारा लैंड होता है, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सब के सब लैंड के अंदर आते हैं और इनका जो इनकम होता है उसको हम लोग रेंट बोलते हैं, क्योंकि लोग हो या कंपनीज हो वो पे करते हैं लैंड को यूज करने के लिए। यदि हम लेबर की बात करें तो लेबर जो होता है दोस्तों, ये कितना लोगों के द्वारा कितना काम किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, और लेबर का जो इनकम होता है वो वेज होता है, राइट। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब टूल्स, मशीनरी, पैसा जो कि प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है, और उसका जो इनकम होता है, कैपिटल का जो इनकम होता है वो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब कि आप क्या अर्न करेंगे जब आप पैसा लैंड करेंगे। और यदि हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकर होते हैं जो कि स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो प्रत्येक जो 4 फैक्टर हैं, पहला फैक्टर है हमारा लैंड, दूसरा फैक्टर है हमारा लेबर, तीसरा फैक्टर है हमारा कैपिटल, और चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा एंटरप्रेन्योर। देखिए एक सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और सभी का इनकम क्या है, तो सभी को इनकम बता दें मैं आपको फिर से। लैंड का इनकम है रेंट, लेबर का इनकम है वेजेस, कैपिटल का इनकम है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का इनकम है प्रॉफिट। देखिए सिंपलेस्ट भाषा में मैंने आपको समझाया है, और हमारा जो थ्योरी लेक्चर होता है ना वो इसी प्रकार का होता है जिसमें आपको एक एक चीज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। यदि आप उसमें इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं हमारे थ्योरी लेक्चर को लेने के लिए, इनरोल होने के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। हमारे पास जेआईवी के सभी सब्जेक्ट्स का फुल्ली फ्लेजेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। हमारा ऐप है जेआईवी एनसीईआरटी मेड सिंपल, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पे डेली फ्री क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, आप फ्री क्विजेस कहीं से भी दे सकते हैं। तो उसमें प्रत्येक क्विज में 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो कि डेली बेसिस पे आप फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्विज देने के बाद आपको सभी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि लीवरेज लीज क्या होता है। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लीजिंग अरेंजमेंट में, खासकर वैसा सिचुएशन जहाँ पे बिग एक्सपेंसिव एसेट हो, जैसे कि प्लेन हुआ, शिप हुआ, हैवी मशीनरी हुआ। तो सवाल ये था कि जो हमारा लीवरेज लीज अरेंजमेंट होता है उसमें लेसर का प्राइमरी रोल क्या है और कैसे लीज रेंटल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है क्या कि लेसर जो है इंटायर कॉस्ट ऑफ एसेट को सप्लाई करेगा और सारा लीज रेंटल को रखेगा, कोई डेब्ट सर्विस इन्वॉल्व नहीं होगा। देखिए ये सिंपल अरेंजमेंट है, लेकिन ये सही नहीं है लेवरेज लीज के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों जो हमारा लेवरेज लीज होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लेसर है, ठीक है, वो लेसर क्या करता है, ही डज नॉट सप्लाई द इंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो हमारा इंटायर कॉस्ट है एसेट का उसको सप्लाई नहीं करेगा। लेसर विल नॉट सप्लाई द इंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट, रेदर लेसर बोरो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फंड फ्रॉम द लैंडर। तो लेसर क्या करता है कि अपने फंड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है लैंडर से बोरो करता है, राइट। तो ये हमारा इस तरह का लीज का की फीचर होता है। तो इसीलिए कोई डेब्ट सर्विस नहीं है और लेसर सारा रेंट रखेगा। लेसर कीपिंग ऑल द रेंट इज़ नॉट एक्यूरेट, राइट। तो ये गलत है। तो ये जो ऑप्शन कर रहा है कि लेसर डज नॉट सप्लाई द इंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये सही है कि लिवरेज लीज में लेसर जो है एसेट के इंटायर कॉस्ट को सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि लेसर सप्लाई करता है।
दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। चलिए आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि लेसर सप्लाई अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड द लैंडर सप्लाई द बैलेंस एंड द लीज रेंटल आर फर्स्ट यूज टू सेटिस्फाई द डेब्ट सर्विस पेमेंट टू द लैंडर बिफोर एनी सरप्लस इज गिवन टू द लेसर। देखिए ये साउंड एक्यूरेट है, ये ऑप्शन एक्यूरेट है लेवरेज लीज के बारे में। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लेसर जो है वो एक मनी का जो पोर्शन है, जितना पैसा चाहिए एसेट को खरीदने में, उसका एक पोर्शन सप्लाई करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि बाकी का जो पैसा है वो लेंडर सप्लाई करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो लीज रेंटल है, जो कि पेमेंट होता है लेसी के द्वारा किया जाता है एसेट को यूज करने के लिए, उसको पहले यूज किया जाएगा लेंडर को पे बैक करने में। इसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आता है, और जैसे ही लोन पेमेंट हो जाएगा जो भी लेफ्ट ओवर मनी है वो लेसर को दिया जाता है प्रॉफिट में। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही होता है हमारे लिवरेज एसेट में। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए लेसर ने क्या किया, लेसर ने अपने पैसा का एक पोर्शन सप्लाई किया, ठीक है। पोर्शन जो है सप्लाई किया पैसा का, उसके बाद जो रेस्ट पैसा है वो लेंडर देता है, ठीक है। और फिर जो लीज रेंटल होता है वो पेमेंट होता है, लीज रेंटल वो पेमेंट होता है जो कि पेमेंट दिया जाता है लेसी के द्वारा, क्योंकि लेसी एसेट को यूज कर रहा है तो वो पेमेंट करेगा, ठीक है। और जो पैसा वो देता है ना, उसको पहले यूज किया जाएगा लेंडर को पे करने के लिए, और बाकी जो बचा पैसा है वो दिया जाता है कि द लेसर सप्लाई अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड द लेंडर सप्लाई द बैलेंस एंड द लीज रेंटल आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द लेसर एंड लेंडर। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों लीज रेंटल को इक्वली डिवाइड नहीं किया जाता है लेसर और लेंडर के बीच में। लेवरेज एसेट में क्या होता है कि सबसे पहले की पेमेंट किसको मिलेगा? सबसे पहले पेमेंट मिलेगा लेंडर को, ठीक है, ताकि वो डेब्ट सर्विस को कवर कर सके। डेब्ट सर्विस का मतलब क्या हुआ? डेब्ट सर्विस का मतलब हुआ लोन रिपेमेंट, ठीक है, लोन रिपेमेंट। और लेसर को जो क्या मिलेगा? सरप्लस मिलेगा, ठीक है। लेसर विल गेट द सरप्लस, राइट। जो भी सरप्लस है आफ्टर द लैंडर हैज़ बिन फुल्ली पेड, लैंडर को जो पे करने के बाद जो भी सरप्लस बचता है वो लेसर को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे इक्वल डिवीजन आइडिया गलत है। चलिए ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि द लेसर बोरो द इंटायर परचेज प्राइस फ्रॉम द लैंडर एंड रिपेज द लोन फ्रॉम देयर ऑन फंड विथ लीज रेंटल एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ पेमेंट। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए लिवरेज एसेट में क्या होता है कि क्या कर रहा है कि लेसर बोरो द इंटायर परचेज प्राइस फ्रॉम द लैंडर, ये गलत है। लेसर जो है पूरा इंटायर परचेज प्राइस बोरो नहीं करता, रेदर लेसर जो है कॉस्ट का एक हिस्सा इक्विटी के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए कि ये कॉस्ट है, कॉस्ट मान लीजिए कि सपोज 1 लाख रुपीज़ है, तो उसका एक हिस्सा सपोज 20,000 जो है ये लेसर क्या करेगा, वो इक्विटी के फॉर्मेट में डालेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, राइट। और बाकी जो बैलेंस है 80,000 जो है वो क्या देगा? लेंडर देगा, ठीक है। और लीज रेंटल जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है लोन को पे बैक करने का, ठीक है, और सेकेंडरी सोर्स नहीं होती। यहाँ लिखा है ना कि लीज रेंटल एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ रिपेमेंट, ये गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, लीज रेंटल इज नॉट द, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, तो बेसिकली मैं आपको एक बार लिवरेज एसेट के बारे में एक बार फिर से समझा दूं, क्योंकि ये टर्म बार बार रिपीट होगा। लिवरेज एसेट एक तरह का लीज होता है जो कि एक्सपेंसिव एसेट के लिए यूज होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, एक्सपेंसिव एसेट के लिए यूज होता है, जैसे कि आप एयरप्लेन हो गया, शिप हो गया। तो चूंकि ये सभी एसेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो जो लेसर है, लेसर का मतलब समझते हैं ना, लेसर का मतलब क्या होता है कि जो एसेट को लीज पे दे रहा है, लीजिंग द एसेट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एसेट को लीज पे दे रहा है वो इंटायर कॉस्ट अपफ्रंट तो पे नहीं कर सकता, सॉरी, जो लेसर इंटायर कॉस्ट अपफ्रंट तो पे नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? तो ऐसे केस में वो जो है ना लेंडर से एक पोर्शन बोरो करता है। जैसे कोई बैंक, लेंडर में यहाँ बैंक हो सकती है, ठीक है, लेंडर में कौन हो सकता है? बैंक हो सकती है, ठीक है। तो लेंडर से वो क्या करता है? बोरो करता है एक पोर्शन। अब देखिए प्रोसेस कैसे काम करता है, मैं समझा देता हूँ। तो लेसर क्या करता है? वो इन्वेस्ट करता है अपने कुछ पैसे को, जिसको इक्विटी कहते हैं, लेकिन ये टोटल कॉस्ट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और लेंडर जो है बाकी परचेज प्राइस को फाइनेंस करती है। जो लेसी होता है, यानी जो पर्सन है, जो कंपनी है, जो एसेट को यूज करेगी, ठीक है, तो वो क्या करती है? लीज रेंटल पे कर देगी। ऑब्वियस सी बात है, जो लेसी है वो लीज रेंटल पे करेगी, ठीक है। और यही पैसे को यूज किया जाएगा पहले लोन को पे ऑफ करने में। पहले क्या करेगा? लोन को पे ऑफ करने में यूज किया जाएगा लेंडर से जो लिया था, ठीक है। और इसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर होगा, और जैसे ही लोन का पेमेंट हो गया तो जो पैसा जाएगा वो लेसर को जाएगा प्रॉफिट के फॉर्मेट में। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए, आप एग्जांपल के तौर पर समझिए, आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा जहाज को लीज पे देना चाहते हैं, तो आप हो गए लेसर, ठीक है। अब जहाज का कॉस्ट है मान लीजिए $1 मिलियन,
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए $1 बिलियन जहाज़ का दाम है, तो इतना पैसा तो आपके पास है नहीं, तो क्या कीजिएगा आप बैंक के पास जाइएगा, बैंक को बोलेगा कि मुझे कुछ फाइनेंस दो, तो ठीक है, बैंक किस केस में हो जाएगी, लैंडर, ठीक है, बैंक लैंडर हो गई। अब बैंक लैंडर हो गई तो बैंक पूरा फाइनेंस तो करेगी नहीं, जैसे $1 बिलियन है तो $0.8 बिलियन जो है बैंक दे रही है, और बाकी पैसा आप बोलिएगा कि मैं खुद दूंगा, तो आप जो पैसा लगाएंगे वो इक्विटी कहलाएगा। तो ठीक है, आपने लगा दिया। अब वो जो जहाज जो आप जिन्हें लीज पे लिया, तो कोई तो लीज पे लेगा ना जहाज, तो जो लीज पे लेगा उसको लेसी कहेंगे, और लेसी से आपको क्या मिलेगा, लीज रेंटल मिलेगा ना। अब ये लीज रेंटल जो आपको पैसा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो पैसा मिल रहा है, तो जो भी पैसा आपको मिलेगा उसको सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपका लैंडर का जो आपने लैंडर से उधार लिया है तो आपको उसका उधार चुकाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला काम ये होगा कि लेसी का जो लीज रेंटल है वो प्राइमरी सोर्स होता है, और उस पैसे को यूज किया जाएगा जो लैंडर है यानी जो बैंक है उसके लोन को चुकाने के लिए, चाहे उसमें प्रिंसिपल भी रहेगा इंटरेस्ट भी रहेगा। और तब जब आपने लोन को चुका दिया उसके बाद जो पैसा बचता है आपके पास वो आपका प्रॉफिट होगा। सो दिस इज हाउ दिस लिवरेज लीज अरेंजमेंट वर्क। होपफुली मैंने एक चीज क्लियर कर दिया आपको, कोई अगली बार कोई भी सवाल मिले इस पे आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, लिवरेज एसेट कैसे अफेक्ट करता है कंपनी के डेप्ट रेशियो को, ये सवाल पूछा गया था। लिवरेज एसेट पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सवाल बराबर आता है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि लीज कैसे इन्फ्लुएंस करता है कंपनी के फाइनेंशियल को। तो सवाल ये है कि हाउ एंटरिंग इनटू अ लीजिंग अरेंजमेंट particularly a leverage lease affect a company debt ratio। ऑप्शन ये कह रहा है कि a leverage lease does not affect the company debt ratio because the lease asset and corresponding liability are not recorded on the balance sheet। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक सही दिखता है एज पर आवर ओल्डर अकाउंटिंग रूल। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, ऑप्शन सही तो लग रहा है अंडर ए ओल्डर अकाउंटिंग रूल, लेकिन अब जो नया अकाउंटिंग रूल आया है एज पर आवर न्यू अकाउंटिंग रूल, जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पर आप IFRS की बात करें, IFRS 16 की बात करें, या ASC 842 की बात करें, तो ये सही नहीं है। ये सभी स्टैंडर्ड्स के अंदर कंपनीज़ को लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ता है, लीज एसेट रिकॉर्ड करना पड़ता है अपने बैलेंस शीट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है कि लीज एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड, ये गलत है, कंपनी को रिकॉर्ड करना है एज पर द न्यू रूल। तो ये ट्रांसपेरेंसी रिफ्लेक्ट करेगा उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को ज़्यादा एक्यूरेटली। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है कि लिवरेज लीज डिक्रीजेज द कंपनी डेप्ट रेशियो बिकॉज लीज पेमेंट आर कंसिडर्ड ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये करेक्ट हो सकता है ऑपरेशनल लीज के लिए, लेकिन जहाँ पे लीज पेमेंट को हम लोग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, पार्टिकुलरली लीवरेज लीज, साफ साफ लिखा हुआ है। तो लीवरेज लीज के केस में सिचुएशन अलग होता है। लीवरेज लीज जो है एक लायबिलिटीज़ क्रिएट करता है जो कि कंपनी के डेप्ट को बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, लीवरेज लीज जो होता है वो एक तरह का लायबिलिटीज़ क्रिएट करता है एंड इट इंक्रीजेज द कंपनी डेप्ट, राइट, ना कि उसको कम करता है। तो ऑप्शन बी गलत है, राइट। ऑप्शन ए हमने गलत देखा, ऑप्शन बी हमने गलत देखा। ऑप्शन सी की बात करें, लीवरेज लीज इंक्रीजेज द कंपनी डेप्ट रेशियो बिकॉज लायबिलिटी रिलेटेड टू द लीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट। ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि लीवरेज लीज में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो लेसी होते हैं ना, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लेते हैं कि वो लीज रेंटल पे करेंगे, और इस लेसी क्या पे करेंगे, लीज रेंटल पे करेंगे, और इसी लीज रेंटल का यूज किया जाएगा कि हम डेप्ट को सर्विस कर सकें, यानी डेप्ट सर्विसिंग के लिए इसी ही लीज रेंटल का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जो नया अकाउंटिंग रूल है वो ये कहता है कि ये जो लीज लायबिलिटी है ना, यही जो लीज लायबिलिटी है, इसको हमें रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में एज अ पार्ट ऑफ कंपनी टोटल लायबिलिटी। तो जब भी इन सभी लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में हम ऐड करेंगे तो जो कंपनी का डेप्ट रेशियो होगा, जिसको DR बोला जाता है, डेप्ट रेशियो होगा। कैसे निकाला जाता है डेप्ट रेशियो, पता है ना आपको? डेप्ट रेशियो निकालने के लिए टोटल लायबिलिटीज़ को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा, इससे हमें क्लियर पिक्चर मिलेगा कंपनी के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का। चलिए लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। अ लीवरेज लीज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द डेप्ट रेशियो एज इट प्योरली इन ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मेथड। तो ये ऑप्शन इससे सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लीवरेज लीज ऑफ बैलेंस शीट अब नहीं रहा, उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मैं आपको फिर से एक बार लीवरेज लीज के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ। देखिए, लीवरेज लीज में क्या होता है कि जो लेसर है, यानी जिसने एसेट को लीज पे दिया है, वो क्या करता है कि एक कॉस्ट के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को बोरो करता है, एसेट को खरीदने का जो कॉस्ट है उसके एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को क्या करता है, उधार पे लेता है,
और लीज पेमेंट जो लेसी के द्वारा दिया जाता है उसको उसी उधार को पे करने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारा नया अकाउंटिंग रेशियो आया है जैसे कि IFRS आया है 16 का, इसमें कंपनी को कहा गया है कि अपने लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करें और लीज एसेट को रिकॉर्ड करें अपने बैलेंस शीट पे। अब ये सभी लायबिलिटीज़ जो है कंपनी के टोटल डेप्ट के पार्ट होते हैं जो कि इसके डेप्ट रेशियो को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि यदि डेप्ट रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी लिवरेज लीज में जाती है तो उसका जो लायबिलिटीज़ होता है वो बढ़ जाता है, राइट, जिस कारण से ये जो DR होता है वो बढ़ जाता है। आप खुद सोचिए ना, यदि ये हमारा कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो DR भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि कंपनी जो है, अब कंपनी का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बढ़ गया है जितना पहले था, जो कि इन्वेस्टर और जिस कारण ये होगा कि जो इन्वेस्टर और क्रेडिटर का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे लेवरेज लीज जो है कंपनी के डेप्ट रेशियो को इम्पैक्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये हमारे कंपनी के ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यदि आपको INIFS से रिलेटेड किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF, वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारे पास 3 से 4 सेट्स अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। मॉक टेस्ट क्वेश्चन हर एक बुक के लाइन का मॉक क्विज अवेलेबल है, पेज वाइज क्विज अवेलेबल है। तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर JIV के किसी भी सब्जेक्ट्स के कंटेंट के लिए। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लाइनल रॉबिन्स के अनुसार इनमें से कौन सा इकोनॉमिक के कंसेप्ट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है जो कि उनके स्कार्सिटी डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड टू मीट अनलिमिटेड वांट। ये कुछ हद तक तो रीजनेबल लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम गुड्स को सप्लाई करते हैं ताकि डिमांड को मीट कर सके, लेकिन लाइनल रॉबिन्स ने इस पे जोर नहीं डाला था अपने डेफिनेशन में। इनका फोकस था, लाइनल रॉबिन्स का फोकस था स्कार्सिटी पे, स्कार्सिटी एंड चॉइस पे, ठीक है, ना कि सप्लाई बढ़ाने पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, सप्लाई बढ़ाना, ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज़ कर रहा है कि सप्लाई बढ़ाओ, इस पे फोकस नहीं था। इनका फोकस था स्कार्सिटी एंड चॉइस पे। तो उनका मेन कंसर्न था कि कैसे हम चॉइस बना करें जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, राइट। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। तो ये भी गलत है किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड मीन्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है, पढ़िए यहाँ पे ठीक से, अनलिमिटेड मीन्स। लेकिन रियलिटी में हमारा रिसोर्स तो लिमिटेड होता है, और ये लिमिटेशन ही कोड है हमारे रॉबिन्स के डेफिनेशन का। इकोनॉमी आज एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमें चॉइस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास वांट अनलिमिटेड है, समझ रहे हैं। तो ये जो अनलिमिटेड मीन्स लिख दिया ना, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन सी की बात करें कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स दैट हैव अल्टरनेटिव यूज। देखिए ये करेक्ट आंसर है। इसमें 2 वर्ड लिखा गया है। पहला वर्ड लिखा गया है अनलिमिटेड वांट। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास हमेशा इच्छाएं होती हैं। वी ऑलवेज हैव डिज़ायर्स, वी ऑलवेज हैव नीड्स, राइट। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो दूसरा इच्छा आ जाता है। इसीलिए हमारा जो चाह है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जहाँ तक रिसोर्सेज लिमिटेड की बात करें तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमारा जो रिसोर्स है जो कि इन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, जैसे कि हमें टाइम चाहिए, हमें मनी चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, ये सब का सब लिमिटेड है, राइट, ये सब फाइनाइट है। और एक और वर्ड कहा गया अल्टरनेटिव यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिमिटेड रिसोर्स है ना, इसको आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उसको आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पैसा को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पैसा को आप वैकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, किसी वैकेशन पे चले जाइए, यानी तो आप पैसा को आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम चूज़ करें कि कैसे अपने रिसोर्स को एलोकेट करें, यही कहा जा रहा है अल्टरनेटिव यूज। तो ये डेफिनेशन क्लियरली कह रहा है कि रिसोर्सेज के स्कार्सिटी को समझा रहा है ये, और जो चॉइस हम ले रहे हैं उस स्कार्सिटी के कारण वो समझा रहा है। तो यही है हमारा लाइनल रॉबिन का डेफिनेशन। मैंने तीनों कीवर्ड आपको समझा दिया, अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज। तो ऑप्शन डी कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये हमारे इकोनॉमिक्स का ज़्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। तो लाइनल रॉबिन्स ने अब 1932 में अपना जो डेफिनेशन दिया था उसको स्कार्सिटी डेफिनेशन बोलते हैं। उनका कहना था कि ह्यूमन का जो वांट है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और तीसरा इन्होंने बात कहा अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। 3 बात पे इन्होंने फोकस किया, वही चीज़ मैंने आपको अभी समझाया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है भारत में, उनका FDI कैश कितना है, FDI लिमिट क्या है और कैसे वो रेगुलेट होता है।
बहुत बढ़िया सवाल है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 74% का एफडीआई लिमिट है जो कि ऑटोमेटिक रूट से रेगुलेट होता है। ये ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का। लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि एफडीआई जो है 74% तक का इसमें 2 स्टेप प्रोसेस होगा, ठीक है। केवल एक पोर्शन ऑटोमेटिक होता है, बाकी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 49% गवर्नमेंट रूट से और 49 या 74% ऑटोमेटिक रूट से। ये प्रोसेस को मिक्स कर रहा है, क्योंकि इन रियलिटी क्या होता है कि जो पहला 49% होता है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो कहाँ से आएगा, ऑटोमेटिक रूट से आएगा। समझिए ये 0% है, ये 49% है, तो 0 से लेकर जो 49% है वो कहाँ से आएगा, ऑटोमेटिक रूट से आएगा, ठीक है, बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का। और 49 से लेके जो आगे का आएगा वो कैसे आएगा, वो गवर्नमेंट अप्रूवल से आएगा। तो ये गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 49% ऑटोमेटिक रूट से और 49 से लेके 74% गवर्नमेंट रूल से। ये बिल्कुल सही है, यही तो कहा जा रहा है, ठीक है। और मतलब कि 49% फॉरेन इन्वेस्टर 49% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेट बैंक में बिना गवर्नमेंट अप्रूवल लिए हुए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसमें इन्वॉल्व करना ही नहीं है। और कह रहा है कि अप टू 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा कि 49% तक का जो हमारा एफडीआई होता है उसके लिए ऑटोमेटिक रूट होता है, बाकी के लिए हमारा गवर्नमेंट रूट होता है। ये 2 टियर सिस्टम होता है जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डोमेस्टिक कंट्रोल के साथ बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा भारतीय कंपनी था जो पहला था भारत से और फर्स्ट बैंक था या फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था नॉन जापान एशिया का, जिसको NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया। तो पहला कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लार्जेस्ट और बहुत अच्छा बैंक है कंट्री में, लेकिन ये पहला इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं था। ऑप्शन बी कह रहा है HDFC। तो ये मेजर प्लेयर है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन ये भी पहला नहीं था, ये भी गलत है। ICICI ये सही जवाब है। तो देखिए 1999 में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूँ। 1999 में क्या हुआ कि जो ICICI बैंक था, इन्होंने हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया। ये पहला इंडियन कंपनी था या जो पहला फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे किनका लिस्टिंग हुआ था NYSE पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। ये गेम चेंजर था इंडियन बैंकिंग के लिए, और PNB भी नहीं था। तो याद रखिएगा NYSE में लिस्ट होना बहुत बड़ा माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ। पहला क्या है कि इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है कि NYSE पे आप लिस्ट हो गए हैं, तो ICICI बैंक एक प्लेटफॉर्म हो गया है, ग्लोबल विजिबिलिटी गेन करता है, क्रेडिबिलिटी गेन करता है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल का इन्हें एक्सेस मिलता है कि लिस्टिंग के कारण जो है नया अपॉर्चुनिटी मिला ICICI बैंक को कि वो कैपिटल रेज कर सकता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर से। फिर इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेशन, इस कारण से क्या हुआ कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन का मौका मिला। तो ICICI बैंक का जो लिस्टिंग हुआ था NYSE का, वो केवल फंड रेज के लिए नहीं था, इसने सिम्बलाइज़ किया कि कैसे इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती है और अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ा सकती है। समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि जो इरिस पोटैटो फेमिन आया था उस दौरान जो पोटैटो था उसको गिवन गुड का एग्जाम्पल क्यों माना जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है, इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि एज अ प्राइस ऑफ पोटैटो रोज पीपल बाउट फ्यूअर पोटैटो एंड मोर लग्जरी आइटम लाइक मीट। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग जो है कम पोटैटो खरीदेंगे, कम आलू खरीदेंगे और लग्जरी आइटम में स्विच करेंगे तो वो हमारे टिपिकल लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। गिवन गुड तो वो लॉ को फॉलो नहीं करता है। फिर ऑप्शन भी कह रहा है कि जो प्राइस ऑफ पोटैटो बढ़ेगा, मतलब आलू का दाम बढ़ेगा, तो लोग जो है लग्जरी आइटम पे ज़्यादा खर्चा करेंगे और पोटैटो पे कम खर्चा करेंगे। ये भी गलत है। यदि लोग लग्जरी आइटम पे ज़्यादा खर्चा करेंगे और पोटैटो पे कम खर्चा करेंगे, इसका मतलब कि उनका परचेजिंग पावर ज़्यादा है। लेकिन जब फेमाइन आता है, यहाँ पे देखिए ना साफ साफ लिखा हुआ है इरिस पोटैटो फेमाइन। फेमाइन मतलब समझते होंगे भुखमरी वाला सिचुएशन। जब फेमाइन आएगा तो पोटैटो तो एक तरह का स्टेपल फूड है। कैसा फूड है पोटैटो? तो पोटैटो एक तरह का स्टेपल फूड है, ठीक है। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है जैसे मीट, वो बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि एज ये भी गलत है, ये भी गलत है। एज अ प्राइस ऑफ पोटैटो रोज पीपल बाउट मोर पोटैटो एंड स्पेंड लेस ऑन लग्जरी आइटम। हाँ, ये हमको मुझे सही लगता है, क्योंकि इसका कारण मैं आपको आगे समझाता हूँ। और एक बार ऑप्शन डी भी देख लीजिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि एज अ प्राइस ऑफ पोटैटो रोज द डिमांड फॉर पोटैटो डिक्रीज एज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है, लेकिन गिवन गुड स्पेशल होता है क्योंकि वो इस लॉ को डिफाई करता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको गिवन गुड के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। व्हाट इज दिस गिवन गुड?
देखिए गिवन गुड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड होता है। पहली बात समझिए, एक तरह का कैसा गुड होता है, इन्फीरियर गुड होता है, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा तो लोग जो है उसको ज़्यादा खरीदेंगे, पीपल विल बाय मोर, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट होता है जो कि हमारे बहुत सारे गुड्स के साथ होता है, जहाँ पे प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है। और जहाँ तक बात है इरिस का जो फेमाइन आया था उसमें दौरान क्या हुआ था कि जो पोटैटो था ना, पोटैटो यानी कि आलू जो था वो एक तरह का स्टेपल फूड था पुअर के लिए, स्टेपल फूड था पुअर के लिए, राइट। तो जैसे ही फेमाइन आया तो इस कारण से क्या हुआ, पोटैटो का प्राइस बढ़ा, पोटैटो का जो प्राइस था वो क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, पोटैटो प्राइस बढ़ा तो आप सोचेंगे कि लोग जो है कम पोटैटो खरीदेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पोटैटो चीपेस्ट फूड अवेलेबल था, सबसे सस्ता फूड अवेलेबल था, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगे पोटैटो सर्वाइव करने के लिए। तो वो मीट एफर्ड नहीं करते थे या दूसरे लग्जरी आइटम एफर्ड नहीं करते थे, उनका ऑप्शन था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटो जो है खरीदें। अब सवाल ये है कि क्यों ये लॉ ऑफ डिमांड को डिफाई कर रहा है। तीन चीज़ मैंने बताया ना, पहला कि गिवन गुड होता क्या है, दूसरा कि पोटैटो वाले इरिस जो के पोटैटो फेमाइन आया था उस केस को समझाया, और तीसरा ये है कि ये लॉ ऑफ डिमांड को क्यों डिफाई कर रहा है वो समझिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि किसी चीज़ का यदि प्राइस बढ़ता है ना तो डिमांड घटता है, होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब गिवन गुड में क्या होता है, हमारी गिवन गुड में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पोटैटो आया फेमाइन के दौरान तो लोग अपने कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़े इसके बावजूद कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल होता ही नहीं है। इसीलिए गिवन गुड को एक यूनिक कंसेप्ट माना गया है हमारे अर्थव्यवस्था में। तो दोस्तों हमारे पास इसी प्रकार के आप देख सकते हैं दोस्तों 200 से ज़्यादा पेजेज हैं पूर्ण कुल मिलाकर एमसीक्यू का, और ये जो एमसीक्यू पीडीएफ है ये हमारे पीडीएफ प्लान का पार्ट है, हमारे क्वेश्चन बैंक का पार्ट है हमारे कंपनी के साथ। पहला सवाल पूछा गया था कि भारत में कौन सा पॉलिसी है जिसके अंदर क्लीन नोट्स का यूज किया जाता है, पार्टिकुलरली 2000 रुपीज़ करेंसी का। अब तो ये नहीं चल रहा है, तो ये सवाल पूछा गया था। पहला ऑप्शन कर रहा है क्लीन करेंसी इनिशिएटिव। तो दोस्तों कोई स्पेसिफिक पॉलिसी ऐसा नहीं है क्लीन करेंसी इनिशिएटिव इन इंडिया। दूसरा है स्वच्छ धन अभियान, तो ये भी गलत है, स्वच्छ का मतलब क्या होता है, क्लीन होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉलिसी भी नहीं है स्वच्छ धन क्लीन अभियान जो कि करेंसी नोट से रिलेटेड है। तीसरा है क्लीन नोट पॉलिसी, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा कि क्लीन नोट पॉलिसी जो भारत में है इसका फोकस है कि हमारा जो करेंसी नोट है जिसके अंदर 2000 का भी डिनोमिनेशन अब तो बंद हो गया, वो क्लीन रहे और अच्छे कंडीशन में रहे। इसका एम है ये इंश्योर करना कि जो भी नोट सर्कुलेशन में हो वो डैमेज से फ्री हो, टीयर ना हो, सॉइल ना हो, और लोगों को वेल मेंटेन करेंसी प्रोवाइड किया जाए ट्रांजैक्शन के लिए। इसे कहते हैं हम लोग क्लीन नोट पॉलिसी, CNP। अच्छा, लास्ट है हमारा प्रिस्टीन रूपी कैंपेन। ऐसा ये भी गलत है, कोई वाइडली रिकॉग्नाइज कैंपेन नहीं है या पॉलिसी नहीं है जिसका नाम प्रिस्टीन रूपीज कैंपेन हो, तो ये भी गलत है। सही जवाब क्या है इसका, क्लीन नोट पॉलिसी। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। अब तो 2000 का नोट नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे मैकमिलन बुक से बनाया गया है और बुक का जो पब्लिशिंग था उस वक्त था 2000 का नोट, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। चलिए अगला सवाल है कि देखिए ये सब योजना का एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइए। सवाल पूछा गया है कि हमारा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, शॉर्ट में जिसे हम लोग PMJJBY बोलते हैं, इसके अंदर एलिजिबिलिटी के अंदर एज लिमिट क्या है, मतलब इसके लिए एलिजिबल होने के लिए एज लिमिट क्या है। ठीक है, ये सवाल है। पहला है 50 ईयर्स एंड अबव। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 18 से लेकर 50 साल तक होना चाहिए। 50 ईयर एंड बिलो कर रहा है तो 18 to 50 ईयर, प्लीज रिमेंबर इट। ये आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए एज ग्रुप कितना होता है, 18 से लेकर 50 साल, तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी कर रहा है 60 ईयर एंड बिलो, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो दिस वन फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं INIFS एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों याद रखिए जितने भी इंपॉर्टेंट योजना है, सरकारी योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें क्या एज लिमिट है, प्लीज गो थ्रू दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जामिनेशन। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक क्वेश्चन जो पूछा गया उसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन एंड गो थ्रू ऑल द डेटा विच आई एम रेफरिंग टू। अगला सवाल है इनमें से कौन सा मैक्सिमम टाइम लिमिट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो कि हमारे कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, यानी सवाल है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होता है। पहला ऑप्शन कर रहा है 7 दिन, ये गलत है क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है ना वो 7 दिन से ज्यादा होता है। दूसरा कर रहा है 1 साल, ये सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा उसका जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है वो 1 साल का होता है। इसका मतलब कि जब भी आप CD में इन्वेस्ट करेंगे ना तो आप एग्री करते हैं कि अपना पैसा बैंक के पास छोड़ दीजिएगा कुछ अवधि के लिए और बैंक आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देगी उस अवधि तक और मैक्सिमम जो पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा। समझे बात
बात को, यही होता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो तीसरा ऑप्शन कर रहा है 3 साल। तो दोस्तों ये भी गलत है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे तो इशू कर सकती है मैक्सिमम टेन्योर 3 ईयर, लेकिन ये तो फाइनेंशियल एफआईज की हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मैक्सिमम 1 साल का ही उन्हें सीडी मिलता है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है 5 ईयर्स। ये भी गलत है। मैक्सिमम टाइम लिमिट जो सीडी इशू किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा वो 1 साल होता है, 5 साल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज ओपन टू पीपल एजेड 40 एंड अबव, यानी 40 से ऊपर लोगों के लिए इनमें से कौन सा स्कीम ओपन है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दोस्तों देखिए 40 से ऊपर के लिए ये स्कीम लागू नहीं होता है, ठीक है। ये स्कीम का लिमिट आपको मैं बता दूं तो 18 से लेकर 70 साल तक का है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये भी स्कीम जो है 40 से ऊपर लोगों के लिए लागू नहीं होता है। इसका एज लिमिट है तो 18 से लेकर 50 साल तक का है। एपीवाई अटल पेंशन योजना, तो ये है दोस्तों 40 ईयर्स के लिए, ठीक है, एंड अबव। तो ये पेंशन प्रोवाइड करता है उन सिटीजन को। तो ये देखिए तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, CAPY, ठीक है। एक्चुअली ये भी नहीं होगा क्योंकि APY का भी 18 to 40 ईयर्स है, तो नन ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड अ गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ₹1000 एंड मल्टीपल देयर ऑफ अप टू 5000 आफ्टर कंप्लीटिंग 60 ईयर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन कर रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। कैसा स्कीम है ये? इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये आपको लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए। तो ये कोई मंथली पेंशन ऑफर नहीं करता। जीवन ज्योति बीमा योजना भी दूसरा तरह का इंश्योरेंस स्कीम है, तो ये भी जो है लमसम बेनिफिट ऑफर करता है यदि पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाए। APY होता है हमारा अटल पेंशन योजना, तो यही सही जवाब होगा हमारा। ये एक पेंशन स्कीम है जो कि गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन प्रोवाइड करता है 1000 का, ठीक है। और इसका मल्टीपल और मैक्सिमम कितना का 5000 का। इसका एम है कि स्टडी इनकम हो इंडिविजुअल के लिए उसके ओल्ड एज में, ठीक है। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्कीम एक गारंटेड आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, यही सवाल दोबारा रिपीट हो गया है। अगला सवाल यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमिटी। नरसिम्हन कमिटी का इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसको मैं समझाता हूं। पहला ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फेज्ड अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो दोस्तों नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया कि बैंक जो है ग्रेजुअली एक मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, शॉर्ट में CAR बोला जाता है इसे, तो ग्रेजुअली जो है ना एक CAR को अचीव करे जो कि 8% का हो, इंश्योर करे कि उनके पास एनफ कैपिटल हो ताकि लॉसेस को कवर कर सके। टू कवर लॉसेस दे शुड हैव एनफ कैपिटल। तो नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया कि बैंक शुड ग्रेजुअली अचीव अ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 8%। दूसरा कर रहा है एवोल्यूशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो कमिटी ने सजेस्ट किया कि जो रिस्ट्रिक्शन है नए ब्रांच को ओपन करने का, ठीक है, न्यू बैंक ब्रांच को ओपन करने का, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए, उसको एवॉलिश किया जाए, ठीक है, जिससे बैंक फ्लेक्सिबल हो सके अपने ब्रांच नेटवर्क को एक्सपेंड करने में। तो हमसे क्या पूछा गया है सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला तो है रिकमेंडेशन, नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया कि बैंक ग्रेजुअली मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% का अचीव करे। पहला तो है। दूसरा भी है कि एवोल्यूशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब कमेटी ने सजेस्ट किया कि जो हमारा नए बैंक ब्रांच को ओपन करने पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है उसे हटा लिया जाए, जिससे बैंक को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा अपने ब्रांच नेटवर्क को एक्सपेंड करने में। तीसरा कर रहा है कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों ये भी सही है, बैंक एक्यूरेटली कैटेगराइज करे अपने एसेट को और ट्रांसपेरेंट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे अपने फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में, ताकि बेटर मैनेजमेंट हो सके, अपने फाइनेंशियल हेल्थ का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। चौथा ऑप्शन कर रहा है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब क्या हुआ कि कमिटी ने रिकमेंड किया कि हम इंटरेस्ट रेट को अलाउ करें जो कि मार्केट फोर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाए रेदर देन रेगुलेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाए, जिससे क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट बैंकिंग एनवायरनमेंट बनेगा। तो दोस्तों ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक। ये गलत
गलत है। ध्यान दीजिएगा, कमेटी का एम ये था कि जो गवर्नमेंट ऑनरशिप है ना उसे कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, और यहाँ पे उल्टा ही कह रहा है कि सारी कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया जाए, ये गलत है। तो देखिए ये चारों के चारों जो है ना नरसिम्हन कमेटी के क्या है, रिकमेंडेशन है। दोस्तों देखिए इतना अच्छा तरीके से मैंने समझाया है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि नरसिम्हन कमेटी ने पहला पॉइंट क्या बोला कि जो हमारा CAR है उसको हम 8% अचीव करेंगे, लेकिन फेज मैनर में, ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत, ठीक है ना, ग्रेजुअली जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी है इसे एबॉलिश किया जाए ताकि बैंक को फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने ब्रांच को एक्सपेंड कर सके, ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाए। तीसरा उन्होंने कहा, नरसिम्हन कमेटी के द्वारा कहा गया कि जो हमारा एसेट है, जो हमारा एक्यूरेटली अपने एसेट को कैटेगराइज करे बैंक, और ट्रांसपेरेंट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे अपने फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में। और लास्ट है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट फोर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाए, न कि रेगुलेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ABCD तो बिल्कुल सही है, ई नंबर इसका गलत है, तो ई सही होगा हमारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु इज ऑफन रेफर्स टू एज फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, बताइए फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस किसे कहा जाता है, यह सवाल पूछा गया था। मोहम्मद यूनुस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलॉन मस्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ग्रामीण बैंक को फाउंड किया था, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ग्रामीण बैंक का फॉर्मेशन किया था, और इन्होंने स्मॉल लोन के जो कंसेप्ट थे ना उसे पायनियर किया था। ही हैज पायनियर्ड द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल लोन, जिसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस भी बोलते हैं, राइट। तो ये स्मॉल लोन किसे दिया जाता है, ताकि जो लोग पॉवर्टी में हैं, गरीबी में है, वो अपने बिजनेस को शुरुआत कर सकें, तो उन्हें दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मोहम्मद यूनुस, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में जिसे हम लोग एक्सिम बैंक बोलते हैं, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है भारतीय एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को। तो इनमें से कौन सा एक्सिम बैंक का लिमिट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ध्यान से सुनिए कि नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, इनमें से कौन सा एक्सिम बैंक का लिमिट नहीं है। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। सबसे पहला कह रहा है बायर्स क्रेडिट। दोस्तों बायर्स क्रेडिट क्या होता है, एक तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है, एक तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो कि एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है इंडियन एक्सपोर्टर को। पहले समझिए किसे प्रोवाइड करती है, इंडियन एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है ना उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल सकेगा ताकि वो अपने एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकें। सेलर को क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर सके फॉरेन बायर के साथ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बायर्स क्रेडिट में किसे किसे क्रेडिट मिलेगा, सेलर को क्रेडिट मिलेगा ताकि अपने ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर सके। अच्छा अब दूसरा है सेलर क्रेडिट। दोस्तों सेलर क्रेडिट भी एक तरह का क्रेडिट होता है जो कि एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है इंडियन एक्सपोर्टर को। ये अलाउ करता है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव करे ताकि वो अपने एक्सपोर्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर सके। आप देखिए सॉरी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं एक चीज बात आपको गलत बताया कि बायर्स क्रेडिट में सेलर को क्रेडिट नहीं मिलता है। ये यहाँ पे एक चीज मैंने गलत बताया आपको, ये एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है किसे, फॉरेन। एक चीज मैं सही करना चाह रहा हूँ, लेट मी करेक्ट इट, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना इंडियन एक्सपोर्टर को, ये गलत है। ये बायर्स क्रेडिट जो है ना किसे प्रोवाइड करती है, बायर्स क्रेडिट एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है फॉरेन बायर को। किसे प्रोवाइड करती है, फॉरेन बायर को, जो कि गुड्स को परचेज कर रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर से, ठीक है। तो ये बायर को हेल्प करता है कि उन्हें क्रेडिट मिलता है उनके परचेज के लिए। तो समझिए बात को, बायर्स क्रेडिट किसे मिलता है, तो जो सामान खरीद रहे हैं, प्लीज लेट मी करेक्ट इट, प्लीज नोट इट डाउन, बायर्स क्रेडिट फॉरेन बायर को मिलता है एक्सिम बैंक के द्वारा ताकि वो अपने सामान को परचेज कर सके इंडियन एक्सपोर्टर से। और सेलर क्रेडिट मिलता है एक्सपोर्टर को, ठीक है, ताकि सेलर को क्रेडिट मिलता है ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन को फॉरेन बायर के साथ फैसिलिटेट कर सके। तो ये दोनों तो क्रेडिट है। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सिम बैंक का लिमिट नहीं है। तीसरा ऑप्शन है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये समझिए दोस्तों। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब एक्सिम बैंक जो है ना एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करती है दोनों को, इंपोर्टर को भी एक्सटेंड करती है लाइन ऑफ क्रेडिट और एक्सपोर्टर को भी एक्सटेंड करती है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक समझिए कि एक प्री अप्रूव्ड लोन लिमिट हो गया, पहले से अप्रूव्ड वाला लोन लिमिट है, समझे, यही होता है हमारा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस को ताकि वो अपनी ऑनगोइंग फाइनेंशियल नीड्स को मैनेज कर सके। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है नॉन फंड बेस्ड लिमिट।
तो सही जवाब तो हमारा यही है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट। क्यों? क्योंकि नॉन फंड बेस्ड लिमिट एक्चुअल लोन नहीं होता है, बल्कि गारंटी होता है या लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जो कि एक्सिस बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर के बिहाफ में। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एक्चुअल लोन नहीं होता है। इससे क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं बिना डायरेक्टली लैंड किए हुए या बिना फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। आपसे सवाल ये पूछा गया था ना, इनमें से कौन सा एक्सिस बैंक के द्वारा दिया जाने वाला फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं है, लिमिट में नहीं आता है? तो सही जवाब है इसका लाइन ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन बॉन्ड के गाइडलाइन को इशू किया? तो पहला ऑप्शन है आईसीएमए यानी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन, आईसीएमए। देखिए दोस्तों, आईसीएमए एक ट्रेड एसोसिएशन है कैपिटल मार्केट के लिए। ये ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल को इशू करता है। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल पूछा जा सकता है, जीवीपी क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल कौन इशू करता है? आईसीएमए इशू करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल होता क्या है? ये बेसिकली गाइडलाइंस होता है जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ग्रीन बॉन्ड के इशुएंस के लिए। तो ग्रीन बॉन्ड के बारे में जानते हैं आप क्या होता है? व्हाट इज दिस ग्रीन बॉन्ड? ग्रीन बॉन्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं। तो कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होंगे ना, कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होंगे, उसे फंड करने के लिए ग्रीन बॉन्ड को यूज किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया? आईसीएमए के बारे में बताया। तो आईसीएमए एक ट्रेड एसोसिएशन है कैपिटल मार्केट के लिए। ये ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल को इशू करता है, जो कि गाइडलाइंस होती हैं, जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं ग्रीन बॉन्ड के इशुएंस के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव। तो ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रीन बॉन्ड मार्केट को प्रमोट करता है, राइट। तो इसने गाइडलाइंस इशू कर रखे हैं, जैसे कि क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड, क्लाइमेट बॉन्ड टैक्सोनॉमी, जो कि हेल्प करता है डिफाइन करने के लिए कि क्या चीज़ एक ग्रीन बॉन्ड को क्वालिफाई करता है फॉर बॉन्ड इशुएंस। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन फाइनेंस प्लेटफॉर्म। ये हमारा एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि हमारे ग्रीन फाइनेंस मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसने गाइडलाइंस इशू कर रखा है जिसके अंदर ग्रीन बॉन्ड पॉलिसी भी आता है। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड पॉलिसी आता है, फिर ग्रीन बॉन्ड रिपोर्टिंग गाइडलाइंस आते हैं। सही जवाब होगा इसका ऑल द अबव। तो अभी देखिए, चाहे आईसीएमए हो, चाहे क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव हो, चाहे ग्रीन फाइनेंस प्लेटफॉर्म हो, इन सभी ने ग्रीन बॉन्ड के गाइडलाइन को इशू कर रखा है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रैक्टिस के स्टैंडर्डाइजेशन और प्रमोशन के लिए। समझ में आया दोस्तों? सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है कि मल्होत्रा कमेटी को अपॉइंट किया गया 1993 में, ताकि वो इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म ला सके। देखिए, ये जो है ना कमेटी, बहुत सवाल पूछा गया, ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं। अभी हमने देखा था नरसिम्हन कमेटी, अब देखिए एक दूसरा कमेटी आया, मल्होत्रा कमेटी। तो INIFS में कमेटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो काइंडली गो थ्रू ऑल द कमिटीज मेंशन इन द बुक। एंड इसके लिए दोस्तों हमारे शॉर्ट नोट्स भी आपके पास हेल्पफुल हो सकता है। यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 150 या 200 रुपए में आप पूरे के पूरे IFS के स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके अंदर थ्योरी, एमसीक्यू सब कुछ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF भी अवेलेबल है। तो दोस्तों सवाल ये पूछा गया था कि जो मल्होत्रा कमेटी है, इसने जो कि 1993 में अपॉइंट किया गया, तो इन्होंने रिफॉर्म को रिकमेंड किया था इंश्योरेंस सेक्टर में। इसने क्या रिकमेंडेशन दिया? पहले ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री शुड बी अलाउड। मतलब क्या हुआ कि मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन से पहले क्या होता था कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी ना भारत में, वो प्राइमरली डोमिनेट की जाती थी गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी के द्वारा। पहले मल्होत्रा कमेटी से पहले, ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी थी ना, वो इसे रेगुलेट करती थी इंश्योरेंस सेक्टर को। लेकिन फिर क्या हुआ, इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि प्राइवेट कंपनी को भी अलाउ किया जाए ताकि वो इंश्योरेंस सेक्टर में ऑपरेट कर सके, जिससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ेगा और बहुत सारे इंश्योरेंस ऑप्शन आएंगे पब्लिक के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला कर रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है फॉरेन कंपनी शुड बी अलाउड टू एंटर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। देखिए, कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो फॉरेन कंपनी है ना, उन्हें परमिट दिया जाए ताकि वो इंडियन इंश्योरेंस मार्केट को एंटर कर सकें। इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल इंश्योरर जो है वो अपनी एक्सपर्टाइज को ला सकेंगे और कंट्रीब्यूट कर सकेंगे भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तीसरा है हमारा एन ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर शुड बी एस्टैब्लिश। क्या मतलब हुआ इसका कि कमेटी ने प्रपोज किया कि हम एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी को क्रिएट करें जो कि मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा
करेगा इंश्योरेंस सेक्टर को। इसी का कारण दोस्तों आपको पता होगा IRDAI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है इंश्योरेंस मार्केट में। लास्ट ऑप्शन कर रहा है ऑल द अबव। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, ऑल द अबव बिल्कुल सही है। मल्होत्रा कमेटी ने ऊपर के जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं सभी को इन्होंने रिकमेंड किया और इसको इंप्लीमेंट किया गया ताकि हम इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। पहली बात क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन था इंश्योरेंस सेक्टर को, इसको हटाकर प्राइवेट सेक्टर को लाया गया ताकि कंपटीशन बढ़ सके और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल सके पब्लिक को। दूसरा पॉइंट क्या किया गया कि फॉरेन कंपनी को अलाउ किया गया कि वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंटर करे। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? ऑल द अबव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हमारा देखिए लंबा सवाल है। मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। इससे क्या हुआ कि प्राइवेट और फॉरेन कंपनी आगे सेक्टर में। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये लंबा सवाल नहीं है, सवाल यही समाप्त। तो यहाँ से देखिए सवाल है, ओके, ये यही सवाल है। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है भारत में जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को। EPF कंट्रीब्यूशन इज अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय बेसिक सैलरी एंड DA विच इज पेड बाय बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। अब करंट EPF रेट क्या है? देखिए ये सवाल पूछा गया था कि आज के समय में EPF का रेट क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन कर रहा है एम्प्लॉय के लिए 12%, 13.5% एम्प्लॉयर के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये सही जवाब है। एम्प्लॉय जो है ना वो बेसिक सैलरी और DA का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं EPF में, और एम्प्लॉयर जो है 13.15% कंट्रीब्यूट करता है EPF में। और EDLI स्कीम, EDLI समझते हैं आप? EDLI क्या होता है? एक्सपोर्ट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, राइट। बी कर रहा है 10% फॉर एम्प्लॉय, 12% फॉर एम्प्लॉयर, ये भी गलत है। 12% फॉर एम्प्लॉयर, 12% फॉर एम्प्लॉयर, ये भी गलत है। 10% फॉर एम्प्लॉय, 10% फॉर एम्प्लॉयर, ये भी गलत है। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, 12% फॉर एम्प्लॉय एंड 13.5% फॉर एम्प्लॉयर। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक का लिमिटेशन है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन सिंप्लीफाइंग एजम्पशन सच एज क्राइटेरियस पैरिबस एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एजम्पशन करता है कि बाकी जितने भी चीज है वो इक्वल है। ये इसका मतलब ये होता है, ये जो लिखा है ना सिटेरियस पैबुलस, इसका मतलब क्या होता है कि रेस्ट ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल। मैं यहां लिख देता हूं ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल। ठीक है, मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एजम्पशन करता है कि बाकी सभी चीज बराबर है और एज्यूम करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या एज्यूम करता है? फुल एम्प्लॉयमेंट एज्यूम करता है, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जहां पे बहुत सारे फैक्टर एक साथ चेंज हो रहे होते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन कर रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स एंड इग्नोर द माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दोस्तों ये लिमिटेशन इंडिकेट करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक का फोकस इंडिविजुअल पार्टी, हमारे अर्थव्यवस्था में जो इंडिविजुअल पार्टी होते हैं जैसे कि कंज्यूमर हो गया, फर्म हो गया, इसी पे होता है और ये ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को ओवरलुक कर देता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल या इन्फ्लेशन रेट। चलिए पहले एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर हम सही या गलत का जवाब देते हैं। लिमिटेशन पूछा गया है। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है हमारा कि माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द रियल वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल जो होता है वो इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने में तो बहुत मददगार आता है, लेकिन ये चैलेंजिंग होता है कि हम उसे डायरेक्टली रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्सिटी के कारण। रियल वर्ल्ड के जो सिचुएशन होते हैं इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, जिसको फुली कैप्चर कर पाना इन सभी मॉडल्स में, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल में काफी डिफिकल्ट है। ऑप्शन डी का है ऑल द अबव, बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉइंट मैंने बताया ना आपको, ये सभी के सभी माइक्रो इकोनॉमिक के लिमिटेशंस ही हैं। जैसे कि एक मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा होता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल है। फिर बी भी सही है, क्योंकि ये इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करता है और फर्म के बिहेवियर को स्टडी करता है। सी भी है और डी तो है ही, क्योंकि इनमें से सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो एक सिटेरियस पैरिबस का मतलब समझ लीजिए ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल। हमारा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है यानी PMJJBY है, इसमें मैक्सिमम सम कितना एश्योर्ड है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। दोस्तों सफा में आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। बेसिकली ये गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और इसमें जो कवरेज मिलता है दोस्तों वो 2 लाख का कवरेज मिलता है। किस केस में कवरेज मिलता है? यदि मान लीजिए पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाए किसी भी कारण से,
ठीक है, तो ये स्कीम दोस्तों अवेलेबल है। जैसे अगले एक और कुछ बातें और जान लीजिए। पहला पॉइंट है कि ये स्कीम अवेलेबल है 18 टू 50 ईयर्स ओल्ड पीपल के लिए, यानी जिनका उम्र 18 से लेकर 50 साल के बीच में है, उनके लिए ये पार्टिकुलर स्कीम अवेलेबल है। और उसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट को आपको ध्यान देना है इसमें कि जो एनुअल प्रीमियम है वो है ₹330। जो एनुअल प्रीमियम है इस पार्टिकुलर स्कीम का वो कितना है दोस्तों, ₹330 एनुअल प्रीमियम है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ये एक रिन्यूअल स्कीम है, मतलब रिन्यूअल स्कीम का करने का मतलब क्या हुआ कि रिन्यूअल स्कीम का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे पॉलिसी होल्डर जो है कवरेज को हर एक साल रिन्यू भी कर सकते हैं। और क्लेम प्रोसेस जो है वो सिंपल है, हैजल फ्री है। यदि नॉमिनी है तो नॉमिनी सबमिट कर सकते हैं क्लेम डॉक्यूमेंट को इंश्योरेंस कंपनी को, और उन्हें वापस 30 डेज में सब इंश्योर्ड सब मिल जाता है। तो ये सभी बातें को ध्यान रखना है आपको PMJJY के बारे में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि दोस्तों नरसिम्हन कमेटी का जो रिकमेंडेशन था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पे, इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रिफॉर्म इन क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, ऑप्शन बी है इंट्रोडक्शन टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन बैंकिंग, ऑप्शन सी इज रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। आइए एक एक ऑप्शन को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो कमेटी है इसने रिकमेंड किया कि बैंक जो है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लेंडिंग, देखिए पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम था, ठीक है। सो अर्लियर वी हैव ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लेंडिंग। तो बेसिकली कमेटी ने रिकमेंड किया कि बैंक जो है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लेंडिंग से दूर हटकर प्रायोरिटी सेक्टर पे फोकस करे, प्रायोरिटी सेक्टर पे फोकस करें। और दोस्तों फोकस करें कि हम प्रोडक्टिव सेक्टर को लैंड करें। इसने ये भी रिकमेंड किया कि बैंक जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल लैंडिंग स्कीम लाए, टर्म्स एंड कंडीशन लाए। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन बैंकिंग। बताइए दोस्तों प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन बैंकिंग का क्या मीनिंग होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके सो सी देखिए इस जो हमारा ये वीडियो है इसमें मैं आपको एक एक ऑप्शन समझा रहा हूँ। तो बेसिकली ये आपका लर्निंग सेशन भी है, इट नॉट लाइक कि आपको मैंने जस्ट मैं बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या है बस हो गया, नहीं, मैं आपको एक एक ऑप्शन समझा रहा हूँ कि इसका ऑप्शन का मतलब क्या है, तब आप खुद बताएंगे कि हाँ ये सही आंसर है। जहाँ तक बात है प्रूडेंशियल नॉर्म्स का, दोस्तों कमेटी ने रिकमेंड किया कि बैंक जो है इंटरनेशनल प्रूडेंशियल नॉर्म्स को अडॉप्ट करे, राइट। एंड ये जो नॉर्म्स है ये हेल्प करते हैं इंश्योर करने में कि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल हो और रिजर्व्स हो कि वो शॉक को विदस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, यानी दोस्तों कमेटी ने रिकमेंड किया कि RBI जो है अपने सुपरवाइजरी रोल को स्ट्रेंथन करे। इसके अंदर दोस्तों अपने इंस्पेक्शन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, राइट। तो आपको पता होगा ऑडिट कराती है तो ऑडिट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। उसके अलावा दोस्तों प्रॉम्प्ट एक्शन लेना। तो ये तीनों का तीनों रिकमेंडेशन है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, ठीक है। तो नरसिम्हन कमेटी का मेजर स्टेप था, मेजर फॉरवर्ड था इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में, ठीक है। तो सेक्टर को एफिशिएंट बनाना, कॉम्पिटिटिव बनाना, रिजल्ट बनाना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉरेक्स के लिए, राइट। बताइए दोस्तों कौन सी फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कौन सी ऐसी हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है RBI, ऑप्शन नंबर बी है SEBI। SEBI क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया CCIL। तो बताइए क्या सही जवाब है। दोस्तों सही जवाब है इसका RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज है इसको रेगुलेट करने की जिम्मेवारी किसे दी गई है, RBI को दी गई है। तो ये सेंट्रल बैंक है भारत का, और RBI का जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है वो गवर्न किया जाता है FEMA के द्वारा। कौन गवर्न करता है इसे, FEMA। FEMA क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो FEMA जो है RBI को पावर देता है कि वो सारे फॉरेन एक्सचेंज के सारे एस्पेक्ट को रेगुलेट करे, जैसे कि आपका इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, या आउटफ्लो हो रहा है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसा कि आपका फॉरेन एक्सचेंज का यूज होगा, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग होगा, फॉरेन एक्सचेंज का होल्डिंग होगा, इन सभी से रिलेटेड जो है FEMA जो है RBI को पावर देती है। तो दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा रेगुलेटरी बॉडी है SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, CCIL, इनका कोई डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है फॉरेन एक्सचेंज पे, ठीक है। जैसे SEBI क्या करती है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। SEBI क्या करती है, SEBI सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, राइट।
तो सेबी क्या करती है दोस्तों, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, ये भी जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम इनका है। और जो सीसीआई है ये दोस्तों कंपटीशन लॉ को इन्फोर्स करती है। ये क्या करती है, इन्फोर्स कंपटीशन लॉ। देख सकते हैं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 या 5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि देखिए पूछ सकता है सेबी का क्या रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है, सीसीआई का क्या रोल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीआई, दैट इज कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। तो सो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ स्टडिंग द एमसीक्यूज। और दोस्तों मेरा जो हमारा एमसीक्यू सेशन रहता है, जो पेड वीडियो सेशन है, उसे मैं इसी तरह से एमसीक्यूज समझाता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन समझ में आ जाए। इफ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बैंक में फैक्टरिंग क्या होता है, राइट। फाइनेंस में फैक्टरिंग क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। एक बार ऑप्शन से हम गो थ्रू हो जाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका सही जवाब क्या है। तो सवाल ये है कि आपका देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है कि एक फाइनेंसिंग का मेथड है जहाँ पे कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल को थर्ड पार्टी पे बेचती है डिस्काउंट पे। दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों, एक फाइनेंसिंग का मेथड है जहाँ पे कंपनी अपने अकाउंट पेबल को बेचती है थर्ड पार्टी को एट अ डिस्काउंट। तीसरा ऑप्शन है कि फाइनेंसिंग है जहाँ पे कंपनी जो है मनी बोरो करती है किसी बैंक से अपने इन्वेंट्री को कोलेटरल के रूप में लेके। और चौथा ऑप्शन है एक फाइनेंसिंग का मेथड है जहाँ पे कंपनी मनी बोरो करती है किसी बैंक से अपने अकाउंट रिसीवेबल को कोलेटरल के रूप में लेकर। चलिए, सो दीज आर द 4 ऑप्शन दैट वी हैव फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले फैक्टरिंग के बारे में आपको बता दूं। फैक्टरिंग एक तरीका होता है जहाँ पे कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल को थर्ड पार्टी को बेचती है डिस्काउंट पे। इस थर्ड पार्टी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो बार बार देख रहे हैं ना कि थर्ड पार्टी, तो ये थर्ड पार्टी कौन होते हैं, फैक्टर होते हैं। ओके, सो ये फैक्टर क्या करता है कि ये जो रिसीवेबल का फुल अमाउंट है वो कंपनी के कस्टमर से कलेक्ट करता है और कंपनी को एक फ़ी चार्ज करता है जो कि एक परसेंटेज होता है रिसीवेबल के फेस वैल्यू का, ठीक है। तो दोस्तों जरा हम लोग इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर इज अभी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लान है, एक कॉम्बो प्लान है दोस्तों, जिसमें आपको सारा एक्सेस मिलेगा। आपको यूनिट पर कंसाइज नोट्स मिलेंगे, यू विल गेट कंसाइज नोट्स, यू विल गेट 3000 प्लस एमसीक्यूज विच वी हैव, यू विल गेट एक्सेस टू डेली क्विज। दोस्तों हमारे पास ऐप पे डेली क्विज सेशन होता है और दोस्तों ये मॉक टेस्ट के फॉर्म में होगा। आपके सामने रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जिस प्रकार से एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं सिमिलरली ये डेली क्विज में कंडक्ट करवा रहा हूँ आपके लिए। उसके अलावा दोस्तों आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, यू विल गेट यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ओके, जो कि आपको वीकेंड में कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियोस मिलेगा ऑफ ऑल ईच एंड एवरी लेसन, जिसमें थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है, एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन है, एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन सेम तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब एक मिनिमल फी है ₹2000, यानी 4 सब्जेक्ट का आपको ₹2000 में सारा कंटेंट मिलेगा। यू विल गेट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल इन आइदर इंग्लिश और हिंदी एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। उसके अलावा दोस्तों यदि केवल आपको एक सिंगल सब्जेक्ट का पीडीएफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए तो ₹500 कॉस्ट है। केवल थ्योरी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो ₹200 है। और यदि आपको मॉक टेस्ट चाहिए, यदि एक कंसोलिडेटेड मॉक टेस्ट चाहिए तो ₹700 है। यदि किसी एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चाहिए तो ₹200 है। दोस्तों बहुत सिंपल सा नॉमिनल फी रखा गया है और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको बस करना क्या है कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, यानी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखें, बेसिकली ये हमारा ऐप है JIVN CIV मेड सिंपल, ये लोगो है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। और दोस्तों सारा का सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। जो हमारा डेली फ्री क्विज है ये फ्रीली कंडक्ट होता है हमारे ऐप पे, तो कम से कम ऐप को आप फ्री पर्पज से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो फ्री क्विज जरूर दीजिए। डेली आपको 4 क्विजेस मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, और इसका पेज नंबर मैं पहले अनाउंस करता हूँ। सो प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन फॉर योर एग्जामिनेशन बेनिफिट। सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन फैक्टरिंग। सो फैक्टरिंग में मैं आपको बता रहा था कि जरा ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है कि अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर कंपनी सेल इट अकाउंट पेबल टू द थर्ड पार्टी एट डिस्काउंट। सो व्हाट डज इट मीन। तो ऑप्शन बी में कहा जा रहा है दोस्तों कि अकाउंट पेबल जो होता है, पहले ये समझिए यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। दोनों में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल बेसिकली डेट होता है, राइट। तो अकाउंट पेबल डेट होता है जो कि कंपनी अपने सप्लायर को ऑ करती है, उधार है, कंपनी ऑ टू सप्लायर,
ठीक है, कंपनी का जो उधार होता है ना, डेप्ट होता है, उसे अकाउंट पेबल कहते हैं। तो सेलिंग अकाउंट पेबल टू अ थर्ड पार्टी लिखा है ना, सेल इट्स अकाउंट पेबल टू अ थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा हो गया कि आप किसी बैंक से बोरो कर रहे हैं मनी, राइट। आप अकाउंट पेबल जो है थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं, यानी क्या हो गया, आप बोरो कर रहे हैं किससे, बैंक से, राइट। तो ये जो है यहाँ पे रिस्क रहता है कि कंपनी जो है अपने डेप्ट को पे नहीं कर सकती है, तो ये हमारा फैक्टरिंग नहीं होता है। जब आप अपने अकाउंट पेबल को थर्ड पार्टी को बेचेंगे, ठीक है, यानी थर्ड पार्टी यहाँ हो सकती है फैक्टर यानी बैंक हो सकती है, तो आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिस्क तो है ही ना कि आप लोन को चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे, राइट। तो दैट दिस इज द पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। देन आइए ऑप्शन सी को जरा देखते हैं। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है दोस्तों कि इन्वेंट्री एज कोलेट्रल, यहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसे इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कहा जाता है। ये एक तरह का एसेट बेस्ड लैंडिंग होता है, जहाँ पे बैंक जो है पैसा लेंड करती है कंपनी के एसेट के लिए। तो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग अच्छा ऑप्शन है बिजनेस जिसके पास हाई वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री है और उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री को वो कोलेट्रल लेके वो उनके फाइनेंसिंग मिलता है, इसे इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को जरा देखते हैं। ऑप्शन डी में दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग, इसे क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग। तो ये दूसरा तरह का एसेट बेस्ड लैंडिंग है, लेकिन इस डिजाइन होता है बिजनेसेस के लिए जिसके पास हाई वॉल्यूम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एमएसएमई इंटरप्राइज क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपका जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, उसका अपर लिमिट कितना है मीडियम इंटरप्राइज के लिए। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड, that what is the upper limit for plant and machinery investment, please tell अपर लिमिट क्या है। दोस्तों ये जो लेटेस्ट एमएसएमई का ऑप्शन देख सकते हैं आप, 10 लाख है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है और लास्ट में दोस्तों 100 करोड़ है। तो बताइए क्या सही जवाब होगा इसका। सो फ्रेंड्स देखिए, एमएसएमई का जो 2020 में नया लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, जो कि डिफाइन करता है दोस्तों एमएसएमई को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्या क्या इसका रूल है। देखिए आपका यदि माइक्रो इंटरप्राइज है तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम होता है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के टर्म में। स्मॉल इंटरप्राइज में 1 से लेके 10 करोड़ तक होता है। और लास्ट होता है दोस्तों हमारा मीडियम इंटरप्राइज, इसमें दोस्तों 10 से लेकर 50 करोड़ तक होता है, ठीक है। तो जो अपर लिमिट है प्लांट और मशीनरी का किसके लिए पूछा है, मतलब मीडियम इंटरप्राइज के लिए पूछा है, राइट। वो कितना है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट 50 करोड़, ओके। तो वो कितना है दोस्तों, 50 करोड़ का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएसएमई क्लासिफिकेशन जरूर देखिए जाइए। एक्चुअली इट इज़ 20 करोड़, नॉट 50 करोड़, इट इज़ 20 करोड़, ओके। दोस्तों सीओपी की बात करते हैं। तो दोस्तों सीओपी से भी सवाल पूछा गया है। सो फ्रेंड्स आपको मैं एक बार लेटेस्ट लिमिट एमएसएमई का बता देता हूँ। प्लीज़ लेट मी टॉक अबाउट लेटेस्ट एमएसएमई लिमिट, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, कोई भी सवाल पूछे तो आप जवाब दे दें। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो माइक्रो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ये माइक्रो है, ये स्मॉल है और ये मीडियम है, ठीक है। तो माइक्रो जो है हमारा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे 1 करोड़ से कम को माइक्रो कहते हैं, ठीक है। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक रहेगा तो स्मॉल होगा, और 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ होगा तो वो हमारा मीडियम होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और यदि हम बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो टर्नओवर में दोस्तों क्या लिमिट है, 5 करोड़ से कम जो होता है माइक्रो होता है, 50 करोड़ तक का जो होता है वो स्मॉल होता है, और दोस्तों हमारा 250 करोड़ तक का जो है वो हमारा मीडियम होता है। तो देखिए ये हमारा है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, और ये वाला जो है हमारा टर्नओवर के बेसिस पे है।
सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हर एक साल पूछा जाता है, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस एमएसएमई क्लासिफिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछा गया है कि सीओपी का क्या फुल फॉर्म है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएनएफसीसी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सीओपी के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, और ये इसका क्या फुल फॉर्म है ये तो हम जानते ही, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ द पार्टीज, नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस एग्रीमेंट, एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बताइए दोस्तों क्या बेसिकली क्या सही जवाब है सीओपी से रिगार्डिंग, प्लीज टेल व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए सीओपी का आपको फुल फॉर्म बताना चाहिए। व्हाट इज़ सीओपी? बेसिकली सीओपी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। तो बेसिकली ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूएनएफसीसी का। ये क्या होता है यूएनएफसीसी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो पहले तो यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कैपिटल चेंज। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसीसी। और इस यूएनएफसीसी का जो ये सीओपी है, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, राइट। सो दिस इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। सो फ्रेंड, द पहला सीओपी हुआ था बर्लिन में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था, ठीक है। जैसे यूएनएफसीसी सामने आया था उसके जस्ट बाद दोस्तों ये हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था बर्लिन में 1995 में। और फिर दोस्तों उसके बाद 26 टू सीओपी हुआ है, और जो लेटेस्ट सीओपी हुआ है दोस्तों वो हमारा 2022 का है, ये इजिप्ट का 2022 का इजिप्ट का लेटेस्ट हमारा सीओपी है। सो फ्रेंड्स, सीओपी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अटेंड किया जाता है सभी कंट्री से जो कि यूएनएफसीसी के पार्टीज़ हैं। सीओपी इंपॉर्टेंट फोरम है कंट्रीज़ को एक साथ आने के लिए और डिस्कस करने के लिए कि कैसे क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनी मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मनी मार्केट सामने आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सबसे पहला लिख रहा है कि हाईली लिक्विड होता है ये मनी मार्केट, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद बोल रहा है कि हाई रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, नेक्स्ट बता रहा है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। बताइए दोस्तों कि मनी मार्केट का हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। विच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट। आइए मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली मनी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनके पास मैच्योरिटी जो होते हैं वो 1 साल से कम के होते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। इनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम के लिए होते हैं, और दोस्तों इसे लो रिस्क मार्केट ही माना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लो रिस्क मार्केट। तो मनी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शॉर्ट टर्म फंडिंग का बिजनेसेस के लिए और गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और दूसरा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाईली लिक्विड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए हाईली लिक्विड तो सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये मनी मार्केट में ट्रेडेड नहीं होता है, और मनी मार्केट को जनरली लो रिस्क मार्केट माना जाता है, राइट। सो मनी मार्केट को हम लोग लो रिस्क मार्केट मानते हैं, और लॉन्ग टर्म मार्केट को इन्वेस्टमेंट को ट्रेड नहीं किया जाता है मनी मार्केट में। और वोलेटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मनी मार्केट एज ए होल। तो दोस्तों आपको मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, ठीक है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिर आपका रिपर्चेज एग्रीमेंट, ये सब हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हाई रिस्क नहीं होगा। वोलेटिलिटी, जहाँ तक वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटिलिटी तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है वोलेटिलिटी, ठीक है। लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है वोलेटिलिटी, सभी का नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाईली लिक्विड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फ्लोटिंग फंड क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फ्लोटिंग फंड। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, तो आइए जरा देखते हैं कि ऑप्शन को जरा देखते हैं फ्लोटिंग फंड के रिगार्डिंग क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, दूसरा ऑप्शन है कि एक तरह का फिक्स डिपॉजिट होता है, तीसरा ऑप्शन है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, और लास्ट ऑप्शन है कि एक तरह का लोन है। बताइए फ्लोटिंग फंड क्या होता है, प्लीज टेल। फ्रेंड्स देखिए, फ्लोटिंग फंड बेसिकली क्या है, एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या दूसरे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके। सो दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड
कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसके पास दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब कि जो फंड के इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ओवर द टाइम चेंज होगा। तो दोस्तों कुछ और की फीचर देख लेते हैं। तो ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से। जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होगा ओवर द टाइम, इंटरेस्ट रेट चेंजेस ओवर द टाइम। और ये अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर के लिए जो कि सोर्स ऑफ इनकम को देख रहे हैं, जो कि उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। अब जैसे दिखा है कि ये टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट। इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। एफडी नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है, लोन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। The next question is which of the following initiative is related to the development of ropeways India? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको आपने यदि मॉड्यूल ए को सही से ढंग से पढ़ा है तो आप इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि रोपवे का जो डेवलपमेंट होता है इसमें से इससे रिलेटेड कौन सा इनिशिएटिव है। अब जरा देखिए, भारतमाला जो है भारतमाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर गति शक्ति में लिखा है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, फिर लिखा है दोस्तों पर्वतमाला यानी रोपवे या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। ये ऐसे करके एक था आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन दोस्तों मैच द फॉलोइंग टाइप पूछा गया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पर्वतमाला है ना, मैं आपको समझाता हूँ। पर्वतमाला एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंडिया में, ठीक है। माला से आप रोप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अनाउंस किया गया था 2022-23 का जो बजट था उसमें अनाउंस किया गया था, 1000 करोड़ का आउटले था, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम एम ये है कि हम रोपवे को डेवलप करें हिल एरिया में ताकि कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बूस्ट कर सकें। दूसरा ऑप्शन जो है रोपवे से डेवलपमेंट से नहीं है। जैसे आप भारतमाला दे सकते हैं, तो भारतमाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। तो भारतमाला क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। सॉरी, दिस इज द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये क्या है दोस्तों? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उसके बाद दोस्तों गति शक्ति एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, राइट। तो कुछ की फीचर और बता देते हैं पर्वतमाला के में। ये यहाँ पे पर्वतमाला में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी हिली एरिया हैं सभी में रोपवे को डेवलप करेगा। रोपवे से यूज़ किया जाएगा पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में। और जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोग्राम का वो है 1000 करोड़। तो ये है हमारा पर्वतमाला से रिलेटेड जो हमारा पॉइंट्स है उसको मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा ऑफर मर्चेंट बैंकिंग ऑफर नहीं करते। विच आर द फॉलोइंग ऑफर इज नॉट ऑफर्ड बाय मर्चेंट बैंक। बताइए मर्चेंट बैंक के द्वारा कौन सा ये सर्विस नहीं ऑफर किया जाता है। तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। अंडर राइटिंग सर्विस। दोस्तों अंडर राइटिंग सर्विस क्या होता है? व्हाट इज द अंडर राइटिंग सर्विस? तो अंडर राइटिंग सर्विस बेसिकली ऐसा सर्विस होता है जिसके अंदर आप सिक्योरिटी के सेल को गारंटी करते हैं, ठीक है। सेल का सिक्योरिटी क्या होता है? गारंटी होता है, ठीक है। जैसे कि बॉन्ड हो गया या स्टॉक हो गया। तो मर्चेंट बैंकिंग आपको मर्चेंट बैंक जो होते हैं वो अंडर राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेशन को जो कि नए सिक्योरिटी को इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बेसिकली एक प्रोसेस है कि आप ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें। जैसा कि नाम ही है, पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसको मैनेज करने को हम लोग पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, कैश। नेक्स्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइस। So the next point we have is merger and acquisition, that is called M&A. So basically this is the process of advising companies of merger and acquisition, and merchant bank often offer merger and acquisition advice to corporation that are looking to expand their business or diverse non-core asset. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो कौन सा ऑफर ना किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो मर्चेंट बैंकर ये ऑफर करती है। फिर जहाँ तक बात है डिपॉजिट एंड लोन टू इंडिविजुअल कंपनी, ये नहीं करती है, राइट। ये गलत है। मर्चेंट बैंकर दोस्तों रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती, ये हमारा रिटेल बैंकिंग का एक्टिविटीज़ है, राइट। सो मर्चेंट बैंकर आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी, प्लीज रिमेंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी अंडर राइटिंग सर्विस मर्चेंट बैंक करेगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेगी, मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइस देगी। सो दीज आर डन बाय मर्चेंट बैंकर बट नॉट डिपॉजिट एंड लोन टू इंडिविजुअल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया है। दोस्तों जो हेल्थ सेंटर है वो इक्विप्ड होगी बेटर। ऑप्शन को जरा देखिए, देखिए टीयर 2 टू टीयर 6 सिटी में पूछा जा रहा है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख।
तो इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो, यदि आपको दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, यानी तो दोस्तों हमारा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का जो हमारा फ्री मटेरियल सेक्शन है वहाँ पे PDF अवेलेबल है। ठीक है, आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन का PDF चाहिए दोस्तों, रिकलेक्टेड क्वेश्चन का, तो हमारे ऐप का फ्री सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप उसे स्टडी कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो सवाल ये है कि दोस्तों आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट के अंदर कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है हेल्थ सेंटर के कंस्ट्रक्शन में Tier 2 to Tier 6 सिटी में। दोस्तों आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट में तो गवर्नमेंट ने 20 लाख एलोकेट किया है। तो ये जो हेल्थ सेंटर है वो इक्विप्ड होंगे बेसिक मेडिकल फैसिलिटी जैसे डॉक्टर, क्लिनिक, लेबोरेटरी, फार्मेसी। इनके पास फैसिलिटी होगा कि वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। और देखिए सबसे पहला लिखा है 5 लाख, तो दोस्तों 5 लाख हेल्थ सेंटर, देखिए 5 लाख भी एलोकेट किया गया है, लेकिन ये एलोकेट किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया। कहाँ पे? रूरल एरिया में 10 लाख एलोकेट किया गया है सब हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया, सब हेल्थ सेक्टर रूरल एरिया में यदि सब हेल्थ सेक्टर बनाना है तो 10 लाख एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो सही जवाब है दोस्तों इसका 20 लाख। ठीक है, तो बेसिकली 20 लाख अमाउंट को एलोकेट किया गया है हेल्थ सेंटर यदि बनाना है Tier 2 to Tier 6 सिटीज़ में। So friends, now let's come to the next question that we have. ओके, OSOWOG, ये सवाल है दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि OSOWOG का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को कि आपसे पूछा जा रहा है कि OS वन सन। ठीक है, देखिए सवाल ये था OSOWOG, तो इसको फुल फॉर्म होता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बताइए। तो ऑप्शन ये है कि एक सिस्टम होता है इंटरकनेक्टिंग पावर ग्रिड्स दैट शेयर सोलर एनर्जी अक्रॉस द ग्लोब, a single solar panel that can provide energy to the entire world, a project to launch a satellite that will capture solar energy and distribute it to the world, a policy to limit the use of solar energy to only one country or region। दोस्तों देखिए ये जो OSOWOG यानी एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रपोज करता है ग्लोबल एनर्जी ग्रिड क्रिएट करना, ग्लोबल एनर्जी ग्रिड। सो ग्लोबल एनर्जी ग्रिड को क्रिएट करेगा जो कि इंटरकनेक्ट करेगा सारे पावर ग्रिड को अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दिस ग्लोबल एनर्जी ग्रिड विल इंटरकनेक्ट ऑल पावर ग्रिड, वर्ल्ड में जितने पावर ग्रिड है सबको कनेक्ट करेगा। एंड जिससे क्या होगा कि सोलर एनर्जी का जो शेयरिंग है वो एफिशिएंट हो पाएगा अक्रॉस डिफरेंट कंट्री एंड रीजन। इसके पीछे आइडिया ये है कि इंश्योर कर सके कि सस्टेनेबल और रिलायबल सप्लाई ऑफ एनर्जी, ताकि वर्ल्ड का जो ग्रोइंग डिमांड है उसको मीट कर सकें और कार्बन इमिशन को कम कर सकें। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ऑप्शन बी और सी फिजिबल नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सिंगल सोलर पैनल कैन प्रोवाइड एनर्जी, ये फिजिबल नहीं है, और सी भी फिजिबल नहीं है कि सैटेलाइट को लॉन्च करे जो कैप्चर करे। बी एंड सी आर नॉट फिजिबल। एंड फाइनली देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स